क्या उसने वास्तव में हार मान ली? शव छिपाने ने असल में हार मान ली। यह बस एक बहुत बड़ा किस्सा था। यहाँ तक जीरेन वांग के सामने भी वह आखिरी क्षण तक लड़े थे और यहाँ तक था कि वह आत्मसमर्पण करेंगे। हालांकि ये जिवेन के सामने उन्होंने वास्तव में हार मान ली और हार मान ली। आखिर क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिवेन वास्तव में जीरेन वांग से अधिक भयानक थी? कोई भी इस तरह के निर्णय पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार ये जिवेन की तुलना में जीरेन वांग कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, मध्य पीढ़ी के एक सच्चे सर्वोच्च गुरु शीर्षक वाले राजा स्तर के तहत सबसे मजबूत में से एक। हालांकि यह केवल एक अवतार था, लेकिन यह सबसे मजबूत होना चाहिए, कोई तुलना नहीं कर सकता। यहाँ तक ये जिवेन भी कुछ स्तब्ध था। वह फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसने देखा कि शी यंग ने हार मान ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीरेन वांग के साथ लड़ाई उसके लिए बहुत ज्यादा थी? लेकिन उसने इतनी परवाह नहीं की। वह हार मानकर बहुत प्रयास बचा सकता था और भविष्य में जीतना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शी यंग को लपेटते हुए प्रकाश का एक समूह बह गया। शी यंग ने ये जिवेन को गहराई से देखा। उसके लिए वह भी मौत से लड़ना चाहता था, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वह यहाँ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था, काफी हद तक संप्रदाय की व्यवस्था के कारण, लेकिन वह खुद इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन वह इससे निपटना भी नहीं चाहता था। हालांकि वह दुर्भाग्यशाली था कि उसने चित्र बनाए जीरेन वांग पहले दौर में, वह अभी भी अपने सभी के साथ लड़े। ताकत, शक्ति, बल, मजबूती, ताकत, कड़ापन, प्रचंडता, बूता, सामर्थ्य, संख्या। साथ ही उन्होंने जीरेन वांग की सर्वोच्च प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था। वह यह भी देखना चाहते थे कि उनके और इस दिग्गज हस्ती के बीच कितना बड़ा अंतर है। लेकिन परिणाम स्पष्ट था, उसके और जीरेन वांग के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। शुरू से अंत तक वह पूरी तरह से दबा हुआ था। भले ही उसने लाश को दबाने के जीरेन वांग के तरीके की गिनती नहीं की, उसकी असली ताकत अभी भी ये जिवेन से दूर थी। और पहला राउंड हारने के बाद फाइनल में भाग लेने की संभावना बड़ी नहीं थी और उसके दिल में जीरेन वांग अजेय थे। भले ही वह फाइनल में आगे बढ़े, फिर भी वह जीरेन वांग के लिए एक मैच नहीं होगा, इसलिए उसका पहले से ही पीछे हटने का इरादा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सामने जीवन चोरी करने वाला विद्वान लंबे समय से खेती नहीं कर रहा था, लेकिन वह बेहद भयानक था। उनकी लाइटनिंग तकनीक ने विशेष रूप से उनके शव मार्ग को पूरी तरह से दबा दिया। जब तक वह एक दिन मुर्दा सम्राट नहीं बन जाता, तब तक उसके लिए अपने तत्व की इस कमजोरी को दूर करना मुश्किल होगा। ऑल आउट होने से उन्हें पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वह और अधिक ऊर्जा बर्बाद न करे। हालांकि उनकी रियायत ने ये जिवेन को आसानी से जीतने की अनुमति दी। जब तक ये जिवेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने पाया कि वह अभी भी तीसरा था। पहले जीरेन वांग थे और उनके प्रतिद्वंद्वी ये वुडी थे। जीरेन वांग के सामने अजय ये वुडी का कोई मुकाबला नहीं था और लगभग हार गया था। जीरेन वांग का क्लोन ये वुडी के समान स्तर पर था, लेकिन वह पलक झपकते ही ये वुडी को हराने में सक्षम था। ये वुडी भी बहुत हठधर्मी थे और उन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन यह बेकार था। जीरेन वांग के सामने उनका सबसे मजबूत ताबीज प्राइमल कैस की बेल बंद हो गई थी। जीरेन वांग को लग रहा था कि उन पर भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए वे प्राइमल कैस की बेल से नहीं डरते थे। अंतिम हार ने ये जिवेन को किनली और जी हुआन हुआंग के बीच लड़ाई की याद दिला दी। किनली ने उस लड़ाई का विस्तार से उल्लेख नहीं किया, उन्होंने केवल इतना कहा कि उनका जी हुआन हुआंग के लिए कोई मुकाबला नहीं था और शुरू से अंत तक दबा हुआ था। सबसे भयानक बात यह थी कि जी हुआन हुआंग ने अपने दायरे को किनलाई के दायरे में दबा दिया था, लेकिन किनलाई का अब भी कोई मुकाबला नहीं था। यह बिल्कुल आज की लड़ाई जैसा ही था। ये वुडी जीरेन वांग के एक भी वार का सामना नहीं कर पाए और वे लगातार हारते रहे। ऐसा लगता था कि वह बहुत कमजोर था, या शायद इसलिए कि जीरेन वांग का दायरा ये वुडी की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। उसी दायरे में वह जिस ताकत का प्रदर्शन कर सकता था, वह ये वुडी की कल्पना से बहुत परे थी और उसकी जादुई शक्ति ये वुडी से ऊपर थी। पहली नजर में यह बहुत ही उचित लग रहा था, लेकिन ये जिवेन खुद जानते थे कि यह केवल आम लोगों के लिए उपयुक्त था। ये वुडी और जीरेन वांग आम लोग नहीं थे। अगर यह कोई और होता, भले ही वे साधु दायरे में होते और वे ये वुडी के साथ लड़ने के लिए अपने दायरे को दबा देते, ये वुडी की ताकत के अनुसार वह वास्तव में दूसरे पक्ष को कुत्ते की तरह हरा देता। यह केवल इतना कहा जा सकता है कि जीरेन वांग कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। वह गंभीर होने लगा। इस जीरेन वांग की ताकत और खतरा एओ चाओजोंग से भी ऊपर था। इतनी ताकत के साथ यह बहुत संभावना थी कि वह उनका अंतिम प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। यह अफसोस की बात थी कि वह जीरेन वांग की तुलना में धीमा था और वह वास्तविक स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। और एओ चाओजोंग अभी भी उससे एक कदम तेज था। उसका प्रतिद्वंदी, उसका पिछला प्रतिद्वंदी स्वर्ग विकास संप्रदाय का युवा संत जू शाओहुआ था। जू शाओहुआ के हारने के बाद वह एओ चाओजोंग द्वारा और भी तेजी से हार गया।
इसके अलावा क्योंकि ये जिवेन द्वारा लगी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, वह येओ चाओजोंग के एक भी झटके का सामना नहीं कर पा रहा था और उसके पास एक अच्छा पलटवार भी नहीं था। और उनके बाद युवा कुनपेंग थे। इस बार वह आखिरकार जीत गया। उसका प्रतिद्वंद्वी किंग कांग म्यू था और वह अपने पास मौजूद सभी चीजों से लड़ता था और किंग कांग म्यू उससे हार गया था। और आखिरी लड़ाई फेंग जिहाओ और युआन होंग के बीच थी। इस लड़ाई को अराजक कहा जा सकता है। उन दोनों के पास असाधारण वास्तविक शरीर थे, लेकिन अंतिम परिणाम यह था कि फेंग जिहाओ अभी भी युआन होंग से हार गया था। पिछली पीढ़ी के किसी व्यक्ति के रूप में युआन होंग का क्लोन जी रेन वान के प्रांत जितना मजबूत नहीं था, लेकिन यह अभी भी बहुत भयानक था और इसने फेंग जिहाओ को सफलतापूर्वक हरा दिया। इस बार नजारा बिल्कुल साफ था। कुल 4 लोग थे जिन्होंने 2 लड़ाइयां जीती थीं और वे थे जी रेन वांग, येओ चाओजोंग, ये जिवेन और युआन होंग। शेष 6 लोगों में से ये वुडी और युवा कुनपेंग ने एक लड़ाई जीती थी और अन्य 2 लड़ाई हार गए थे। उच्च मंच पर फेंग नांटियन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। फेंग नांटियन पहले से ही अपनी लाइन में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, लेकिन बाहरी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय वह 2 युद्ध हार गए थे। खासकर जब से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र मेजबान था, यह बस एक बड़ा अपमान था। उसने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। इन वर्षों में प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र गुनगुना रहा था, अपने दिनों को गुजारने के लिए अतीत के अवशेषों पर निर्भर था। स्वर्ग के खिलाफ प्रतिरोध के युद्ध के दौरान उन्हें भारी चोटों के अलावा एक मुख्य कारण यह था कि युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तरह अच्छी नहीं थी। हालांकि फेंग जिहाओ का प्रदर्शन खराब नहीं था, लेकिन उन्हें वर्तमान पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों में स्थान नहीं दिया गया था। ये अपने आप में बहुत घातक था। वह मूल रूप से उन उम्मीदवारों में से एक थे जिन्हें प्राचीन फीनिक्स दायरे ने भविष्य के सम्राट बनने के लिए खेती करने के लिए आगे बढ़ाया था। प्राचीन काल से ऐसा कोई मामला नहीं था जहां एक व्यक्ति जिसे सम्राट कहा जा सके वह वर्तमान पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों में से एक नहीं था। उसी क्षेत्र की एक लड़ाई में 2 लड़ाइयों को हारना भी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए एक करारा तमाचा था। हालांकि उसने जिन विरोधियों का सामना किया था वे बहुत भयानक थे। उनमें से पहला प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय का वर्तमान मास्टर प्रसिद्ध ये वुडी था। दूसरा 4 आध्यात्मिक बंदरों के कबीले से था, जो प्राचीन काल से सबसे शानदार कुलों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि उनकी हार बहुत शर्मनाक नहीं थी। हालांकि हार तो हार थी। हार के लिए और कोई स्पष्टीकरण नहीं था। अगली लड़ाई में फेंग जिहाओ को उस जू शाओहुआ के खिलाफ लड़ने दो। इन लोगों में उसकी ताकत सबसे कमजोर है। इसके अलावा वह अभी तक अपनी गंभीर चोटों से उबर नहीं पाया है। वह हमारे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का प्रतिनिधि है। हम एक भी लड़ाई नहीं जीत सकते, फेंग नांटियन ने ठंडेपन से कहा। अगर फेंग जिहाओ एक भी लड़ाई नहीं जीत सके तो यह उनके चेहरे पर एक तमाचा होगा। सौभाग्य से ये वुडी पहले ही हार चुका है। भले ही वह अगली लड़ाई जीतता है, वह केवल 2 लड़ाई जीतेगा। वह निश्चित रूप से फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं आखिरकार उस शापित येजिवेन से छुटकारा पा सकता हूँ। फेंग नांटियन ने जब इस बारे में सोचा तो उनके चेहरे पर कुछ हद तक खुश मुस्कान आ गई। हालांकि चीजें उसकी सर्वोत्तम योजना के अनुसार नहीं चली, कम से कम यह सबसे खराब स्थिति में नहीं बिगड़ी। इस बार ये जिवेन नहीं आई। ये वुडी, जो ये जिवेन का प्रतिनिधि था, पहले ही एक लड़ाई हार चुका था। अब उसका पलड़ा भारी नहीं रहा। उन्हें निश्चित रूप से तब तक बाहर खड़े होने का अवसर नहीं मिलेगा जब तक कि वे चारों पराजित नहीं हो जाते। यह कैसे संभव हो सकता है? इन 4 लोगों ने 2 लड़ाइयां जीती थीं। इन 10 लोगों में वे उत्कृष्ट माने जाते थे। वे चोटी के शीर्ष थे। स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, यह अभी भी संभव है। हम ये वुडी को पासा पलटने का मौका नहीं दे सकते, फेंग नांटियन ने ठंडेपन से कहा। अगली लड़ाई में पहले 4 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दें। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, बाकी 2 लोग तीनों लड़ाई जीत चुके होंगे। भले ही ये वुडी के पास राक्षसी कौशल हो, उसके पास एक और लड़ाई जीतने का मौका नहीं होगा, फेंग नांटियन ने ठंडेपन से कहा। उसने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। ये वुडी निश्चित रूप से उसे फिर से जाने और जीतने नहीं देंगे। हालांकि उसके दिल में अभी भी एक तरह की बेचैनी थी। यह एक मजबूत बेचैनी थी, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। इस भावना ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया। उनके स्तर पर यह कहा जा सकता था कि उनकी साधना पहले ही उस अवस्था तक पहुंच चुकी थी जहां भूत और देवता रोते होंगे। आमतौर पर वह किसी भी समस्या को सिर्फ एक विचार से समझ सकता था। हालांकि इस समय उनके पास ऐसा असुरक्षित विचार था। जरूर कोई तो बात होगी जो वह चूक गया था। हालांकि उसने चाहे कितनी भी गणना की हो, वह अपनी योजना में किसी भी कमी की गणना नहीं कर सका। यह पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था थी। हालांकि फेंग जिहाओ की लगातार हार ने उन्हें बहुत निराश किया। ये वुडी से निपटने की व्यवस्था बहुत उपयुक्त थी। कोई बात नहीं, तीसरा दौर शुरू करो। उनके आदेश से आखिरकार तीसरे दौर का पर्दा शुरू हो गया।
आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि फैंग जिहाओ के लिए लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरा दौर आखिरकार शुरू हो गया है। इस बार तीसरे दौर के शीर्ष 4 में वास्तव में 2 मार्शल ग्रेट मास्टर्स हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं, केवल 2 मार्शल ग्रेट मास्टर्स हैं और उन्होंने वास्तव में सेमीफाइनल में जगह बनाई। वे बहुत मजबूत हैं। उद्धरण चिन्ह, बोलना बंद करो, देखो, तीसरा दौर आखिरकार शुरू हो गया है। फुफकार, यह ऐसा कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से मजबूत के बीच की लड़ाई है। तीसरी लड़ाई की स्थिति देखकर सब सन्न रह गए। जिन 4 लोगों ने अब तक पूरी जीत हासिल की थी, वे वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे थे। ऐसा नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला था। इसी तरह इसका मतलब यह था कि अन्य 6 लोगों के पास फाइनल में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। दूसरों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। परिणाम उनके सामने 4 लोगों द्वारा तय किया जाएगा। जब ये शिवेन ने इस व्यवस्था को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि क्यों। यह ये वुडी से बचाव के लिए था। जो भी हो, फैंग जिहाओ ने पहले ही फाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीद खो दी थी। इसलिए प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का अगला लक्ष्य ये वुडी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना था। जी रेनवांग से हारने के बाद अगर ये वुडी अगला राउंड जीत भी जाते हैं तो भी वे बाकी लोगों के बराबर ही रहेंगे, और अगर 4 में से 2 जीत जाते हैं तो वे सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगे। अच्छी योजना, ये जिवेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। उनके सामने उनका प्रतिद्वंदी पहले ही आ चुका था। यह युआन होन के अलावा कोई नहीं था। यह एक आकाश भेदी हिंसक वानर था। वह पहले ही अपने मूल रूप में परिवर्तित हो चुका था। उसके बाल विपरीत दिशा में बढ़ गए थे। उसने ये शिवेन को अत्याचार से भरी आंखों से देखा। उनके चेहरे पर कुछ भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। भाई, मैं आखिरकार तुमसे मिल ही गया। अपने आप को मार डालो और मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगा, युआन होन ने अत्याचारी ढंग से कहा। लेकिन उसके सामने एक शिवेन राहत महसूस कर रही थी। युआन होन का चेहरा तुरंत गिर गया। वह कितना चतुर था। उसने तुरंत एक शिवेन की अभिव्यक्ति का कारण समझ लिया। क्या इसलिए कि वह खुश था कि उसका विरोधी वह था? धिक्कार है, उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की। तुमने यह सोचने की हिम्मत की कि मैं एक धक्का देने वाला हूँ। हा 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 हा, मैं तुम्हारी लाश को भी नहीं छोड़ूंगा। युआन होन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उनका असली शरीर दुनिया में बेरोक टोक घूम सकता था। वह शीर्षक वाले राजाओं से नहीं डरता था, लेकिन अब वह इस आदमी द्वारा हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। यह बहुत बड़ा अपमान था। यह पराजित होने से भी अधिक अपमानजनक था। उसके विपरीत ये जिवेन की अभिव्यक्ति शांत थी। वह युआन होन के शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत वह बस उसे उदासीनता से देखता रहा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि वे ऐसा करें, मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैं इस बार विनम्र नहीं रहूंगा। ये जिवेन की आंखें ब्रह्मांड की शुरुआत की तरह ठंडी थीं। उनकी आवाज उदासीन थी, लेकिन उसमें एक प्रकार का दृढ़ आत्मविश्वास था। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जी रेनवांग या एओ चाओजॉन पहले जीते, वे दोनों उनके सबसे मजबूत विरोधी बनेंगे। इसलिए उसके पास केवल एक ही विकल्प था, और वह था अपनी चरम स्थिति को ठीक करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना। इस तरह चाहे उसे किसी भी तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े, उसके पास उनका सामना करने का पूरा आत्मविश्वास होगा। लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर, जब से मैंने युआन होन ने अपनी शुरुआत की है, तब से किसी ने भी मुझे इस तरह नीचे देखने की हिम्मत नहीं की है। मैंने आप जैसे अनगिनत बदमाशों को मार डाला है। आज आपने जो कहा है उसके लिए आपको भुगतान करना होगा, युआन होन ने खतरनाक भाव के साथ कहा। तो तुम्हें मरना चाहिए। युआन होन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अराजक क्यूई उसके सिर के ऊपर से निकला एक बादल बना। बादल तेज चमक रहा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल युआन होन ने पहले कभी नहीं किया था। बस इतना ही, चलो सब बाहर चलते हैं, ये जिवेन चिल्लाए। युआन होन ने अपनी भौहें उठाईं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ये शिवन की प्रभावशाली आभा बढ़ रही थी। उनके पहले के शब्द अर्थहीन नहीं थे, बल्कि यह एक तरह की मार्शल आर्ट पद्धति थी जिससे उनकी खुद की ताकत बढ़ जाती थी। हम मेरे मन की स्थिति को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, युआन होन ने ठंडेपन से कहा। उसके सिर के ऊपर का बादल धीरे धीरे घूमने लगा और अधिक भयानक होता गया। एक अजेय दबाव भयंकर रूप से बह गया। युआन होन इससे प्रभावित नहीं था। उनका अपना अति आत्मविश्वास था। 4 अराजक बंदरों के वंशज के रूप में वह बेहद प्रतिभाशाली थे और किसी भी प्रतिद्वंद्वी से डरते नहीं थे। उसके हाथ में लोहे की छड़ी अचानक घूमने लगी, जिससे उसके हाथ में एक घेरा बन गया। एक पल में यह एक स्तंभ में बदल गया जो आकाश को सहारा दे सकता था। उसमें से भारी मात्रा में क्यूई फूट पड़ा और वह तुरंत एक शिवेन पर टूट पड़ा। यह कोई हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरह कुचल दिया गया था। लोहे की छड़ें आकाश को ढांकते हुए लंबी और बड़ी होती गईं। एक पल में उसने आकाश में भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे ये जिवेन बच नहीं पाए। ये जिवेन 1 इंच भी नहीं हिले। अंत में उसने आखिरकार अपनी चाल चली।
उसके हाथों ने बिजली से भरे आकाश को चीर डाला। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और हमले का सामना किया। बजना, एक गगनभेदी दहाड़ निकली। आकाश हिल रहा था और दुनिया में सब कुछ कांप रहा था। पूरा अखाड़ा हिल गया और हिल गया, मानो दो राक्षस आपस में लड़ रहे हों। दोनों का अत्याचारी शारीरिक बल सभी ने देखा था। इस बार टक्कर ने अनगिनत लोगों को झकझोर कर रख दिया। हिंसक टक्कर के कारण शून्य काफी देर तक कांपता रहा। युआन होन का हमला विफल होने के बाद उसने तुरंत अपने लोहे के कर्मचारियों को वापस ले लिया। चमकदार काले सोने की रोशनी की किरणों को धोते हुए एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। फिर उसका पूरा शरीर आकाश में उड़ गया। आदमी और कर्मचारी एक हो गए। यह एक अत्यंत शानदार मार्शल आर्ट तकनीक थी। मैं दुनिया में अराजकता को विभाजित कर दूंगा। युआन होन ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करते हुए गर्जना की। वह सब बाहर जा रहा था। ये जिवेन की अवहेलना ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। वह एक शिवेन को मारना चाहता था, अन्यथा वह अपने दिल में क्रोध को दबा नहीं पाता। हालांकि यह उनका वास्तविक शरीर नहीं था, यह सिर्फ एक अवतार था। उसका बल भी उतना ही भयानक था। लोहे की छड़ी पूरे आसमान में फैल गई और अप्रत्याशित रूप से खनखनाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि यह एक बार फिर नीचे गिरा। फिर से, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी मुट्ठी मेरे कर्मचारियों की तुलना में कठिन है। युआन होंग दहाड़ा। एकमात्र सनातन क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे चुनौती देना चाहता था। आज मुझे तुम्हें मारना चाहिए। युआन होंग के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। उसके हाथ में लोहे की छड़ी ने वास्तव में शून्य को अलग कर दिया। उसके सिर के ऊपर का बादल और भी भयानक हो गया। टकराना। ये जिवेन की मुट्ठियां फिर से मिलीं। दोनों पक्षों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसने वज्र कवच धारण किया, उसमें स्वयं को लपेटा। यह ऐसा था जैसे वह बिजली का आदमी हो। इस हमले के बाद हर कोई केवल ये देख सकता था कि एक शिवेन की आंखें असाधारण रूप से ठंडी थीं। उसकी आंखों में अनगिनत गणनाएं झलक रही थीं। एक सेकंड में अनगिनत परिवर्तन, सभी प्रकार के विवरण उसकी आंखों में लगातार विकसित हो रहे थे। थंडर आर्मर पहनने के बाद ये जिवेन की रक्षात्मक क्षमता लगभग चरम पर पहुंच गई थी, जो एक असामान्य स्तर था। तो क्या हुआ यदि आपका लोहा एक दिव्य उपकरण है? आज मैं अपने नंगे हाथों से आपके दिव्य उपकरण को नष्ट कर दूंगा। ये जिवेन चिल्लाया। इस हमले के बाद उसने युआन होन पर हमला करने की पहल की, जिसने एक दिव्य उपकरण का इस्तेमाल किया था। उसकी मुट्ठियों ने एक आंधी लाई, शून्य को चीरते हुए, और युआन होन की ओर बेरहमी से बमबारी की। युआन होन भी कुछ हैरान था। सभी को पता होना चाहिए कि उन्हें भी लगा कि पिछले हमले से उनके हाथ सुन्न हो गए हैं। वो ये जिवेन की ताकत से हैरान था, लेकिन ये जिवेन ने वास्तव में हमला करने की पहल की जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। क्या मजाक! युआन होन गुस्से में था। उसके हाथ की लोहे की छड़ी अचानक एक शिवेन की ओर टूट गई। टकराना। टक्कर की एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। ये जिवेन के पीछे गड़गड़ाहट और बिजली से संघनित एक सच्चा भगवान तुरंत दिखाई दिया। जैसे कि एक प्राचीन सम्राट वापस जीवन में आया था। गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति अचानक फट गई। बिजली की सारी शक्ति एक पल में फट गई और लोहे की छड़ सीधे प्रेत पर जा टकराई, जिससे एक चौंकाने वाली लहर पैदा हुई जो बाहर हिल गई। ये जिवेन को मारने में नाकाम रही। इसके बजाय उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और युआन होन के सामने तुरंत हमला कर दिया। उसकी मुट्ठी ने दो ड्रैगन सिर बनाए, अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और युआन होन को निगल लिया। टकराना। ये जिवेन के मौके पर हमले से युआन होन को सीधे उड़ते हुए भेजा गया। ये शिवेन ने जरा सी भी शिष्टता नहीं दिखाई। इस टक्कर में युआन होन को नुकसान हुआ। ऐसा लगता था कि उनके कौशल समान थे, लेकिन वास्तव में उनके शरीर की ताकत अतुलनीय थी। शायद युआन होन उसी दायरे में नुकसान में नहीं होगा, लेकिन अब उसका अवतार उसके रक्तसार और आत्मा अवतार का एक छोटा सा हिस्सा था। यह उनके असली शरीर से काफी कम था। ये जिवेन इस वजह से युआन होन के असली शरीर को कम नहीं आंकेंगे। हालांकि उन्होंने युआन होन के अवतार की परवाह नहीं की। हजारों साल पहले के वे जीनियस शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वे सिर्फ एक अवतार के साथ युआन होन को पूरी तरह से दबा सकते हैं, तो वे अपनी पीढ़ी को कम आंक रहे होंगे। वे केवल अपने युद्ध के अनुभव पर भरोसा कर सकते थे, जो उनकी पीढ़ी से कहीं अधिक था। हालांकि जब एक शिवेन ने बाकी सब कुछ छोड़ दिया और केवल सबसे सरल और सबसे बुनियादी चीजों में अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा की, तो सब कुछ अलग था। युआन होन के शरीर पर कुछ दरारें दिखाई दीं। यह देखना एक भयानक दृश्य था। असंभव। भले ही यह सिर्फ एक अवतार है, फिर भी मुझ में आसमान में लड़ने की क्षमता है। मैं आपसे कम कैसे हो सकता हूँ? युआन होंग दहाड़ा। वह अभी भी हवा में उड़ रहा था और पलटवार करने वाला था। मैं आपको कैसे सफल होने दे सकता हूँ? तू जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पैर एक स्तंभ की तरह था जो स्वर्ग को सहारा देता था। टकराना। युआन होंग को सीधे ये जिवेन के पैर से रौंदा गया और बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। अविनाशी भूमि भी दरक गई। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह हमला कितना भयानक था।
युआन होन की छाती पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उसका मांस बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था, लेकिन वह कुछ ही समय में जल्दी ठीक हो गया। यह एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी। मारना बेहद मुश्किल था। अखाड़े के बाहर हर कोई इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से डर गया। युआन होन को इतनी बुरी तरह कैसे पीटा जा सकता है? वो ये शिवेन के सामने वापस लड़ने में असमर्थ था। क्या वह मार्शल आर्ट अवतार है? किसी ने ये जिवेन के पीछे विशाल छाया देखी और पुष्टि की कि यह एक गड़गड़ाहट वाला अवतार था। वज्र की शक्ति अपने आप में दुनिया की सबसे भयानक ताकतों में से एक थी। वज्र की शक्ति से संघनित अवतार हमेशा सबसे भयानक प्रकार के अवतारों में से एक रहे हैं। सबके सामने ये जिवेन के पीछे का वज्र अवतार धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। ये जिवेन की ताकत भी भयानक दर से बढ़ी। उनका आभामंडल भी इंच दर इंच आसमान छूता जा रहा था। इस समय ये जिवेन ने अब अपने आप को नहीं छुपाया। उन्होंने वज्र अवतार को बाहर निकाला और अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर कर दिया। टकराना। ये जिवेन ने लापरवाही से युआन होन के सिर को ढकने वाले शुभ बादलों को बिखेर दिया। यह एक बहुत ही आसान उपलब्धि थी और युआन होन के शुभ बादल आसानी से हार गए। थंडर अवतार के साथ विलय के बाद ये जिवेन की ताकत थोड़ी अधिक बढ़ गई, जबकि युआन होन की ताकत बिल्कुल नहीं बदली। उनके बीच की खाई तेजी से चौड़ी हो गई। युआन होन के हमले को ये जिवेन ने आसानी से संभाल लिया। अखाड़े के बाहर सभी ने आह भरी। आह, युआन होन का असली शरीर यहाँ नहीं है, अन्यथा उसे इस हद तक तंग नहीं किया जाता। किसी ने आह भरी और युआन होन के लिए खेद महसूस किया। भले ही वह सिर्फ एक हमशक्ल ही हो, एक बार हार जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि वर्षों से उसने जो प्रतिष्ठा जमा की थी वह नष्ट हो जाएगी। क्या सच में उसका असली शरीर आने वाला है? इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसे कुरफुरस्ट रोड के लिए तैयार करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उसका वास्तविक शरीर वास्तव में आता है तो उसे कमजोर को धमकाने वाले मजबूत के रूप में देखा जाएगा। फिर अगर वह जीत भी जाता है तो यह अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। किसी ने अपने होठों को सहलाया और कहा, हाँ, हालांकि वे बहुत मजबूत हैं, एक ही दायरे में यह इस पीढ़ी के स्वर्ग के गौरव को केवल एक हमशक्ल के साथ हराने के लिए अरेबियन नाइट से अलग नहीं है। वह वास्तव में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह सच है, इस पीढ़ी की कौन सी अनुपम शख्सियत का संयोगवश कई बार सामना नहीं हुआ। बात बस इतनी है कि उनकी खेती का समय बहुत कम है, नहीं तो वे उनके बराबर हो जाएंगे। यह लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर ऐसा ही एक उदाहरण है। उसकी थंडर डाउ की खेती के साथ उसका भविष्य असीम है। जीवन चोरी विद्वान, मुझे हराने के बारे में भी मत सोचो। युआन होन का शरीर एक बार फिर जोश से चमक उठा। वह जमीन से उछला और उसकी आभा भी धीरे धीरे मजबूत होती गई, मानो वह अपने शरीर में शक्ति को खोल रहा हो। वह एक क्लोन था और उसके शरीर में उस शक्ति का एक हिस्सा था जिसे युआन होन ने छिपा दिया था। जब जरूरत पड़ी तो वह इसे खोल सकता था। निस्संदेह ऐसा करने के परिणाम बहुत गंभीर थे। वह सिर्फ एक हमशक्ल था, इसलिए ऐसी भयानक शक्ति का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक उसका वास्तविक शरीर मौजूद नहीं होता तब तक उसे आत्मविनाश में देर नहीं लगेगी। यह कहा जा सकता है कि यह एक साथ नष्ट होने का एक तरीका था। आप अपने हमशक्ल में छिपी ताकत से मुझे हराना चाहते हैं। हालांकि एक शिवेन डरने वाला नहीं था, फिर भी पहल करने के लिए उसे जल्दी से जीतना था। इस बार इस व्यवस्था के फायदे और नुकसान दोनों थे। फायदा यह था कि जब तक वह जीतता फाइनल में जरूर प्रवेश कर पाता। इस तथ्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसने पहले बहुत अधिक समय इस्तेमाल किया था। हालांकि नुकसान यह था कि उसे इस बार अपनी और ताकत हासिल करने के लिए पहल करनी पड़ी। ये जिवेन ने युआन होन के पूरी तरह से अपनी शक्ति जारी करने का इंतजार नहीं किया। थंडर ड्रैगन हेलबर्ड उसके हाथ में दिखाई दिया और युआन होन की ओर फिसल गया। युआन होन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और लोहे की रॉड से ब्लॉक कर दिया। हालांकि उसके शरीर में ऊर्जा बहुत तेजी से विलीन हो रही थी, फिर भी उसे समय चाहिए था। जब तक वो पूरी तरह से अपनी शक्ति जारी करता, ये एक शिवेन की मौत का समय होता। टकराना। उसने मुंह से खून बहाया और उसका शरीर उल्टा उड़ता हुआ भेजा गया। थंडरपाथ अवतार के साथ मिल जाने के बाद ये जिवेन की ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। एक पल में युआन होन को उड़ते हुए भेजा गया। युआन होन बार बार चिल्लाया। ये जिवेन की गड़गड़ाहट की शक्ति उसके शरीर के अंदर कहर बरपा रही थी, उसकी मांसपेशियों के ऊतकों को नष्ट कर रही थी। यह एक पूर्ण नरसंहार था। ये शिवेन का सामना करते समय उसका आक्रमण कमजोर था। मौके पर ही उनकी हार हो गई। वो ये जिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि उसके आक्रमण को ये जिवेन ने आसानी से रोक दिया था। इस समय ये जिवेन वास्तव में एक प्राचीन सम्राट की तरह थी। उसने अपने मार्ग में आने वाले सभी शक्तिशाली शत्रुओं का सफाया कर दिया था। मैं इसे तुम्हारे साथ लड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा। युआन होन ने जोर से दहाड़ लगाए और सीधे अपने शरीर को फाड़ डाला। ऊर्जा जो अभी तक पूरी तरह से भंग नहीं हुई थी, एक पल में फूट पड़ी। प्रकाश की एक किरण बन गई और एक शिवेन की ओर बमबारी करने लगी।
बूम! यह भयानक ऊर्जा शून्य को भेदते हुए एक अविश्वसनीय गति से बाहर निकली। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक शिवेन के सामने आ चुका था। युआन होंग भी कई लड़ाइयों का अनुभवी था। यह देखते हुए कि वह एक नुकसान में था, उसने बस सावधानी बरती और अंतिम हमला किया। यदि वह सफल हो जाता है तो वह एक शिवेन को सफलतापूर्वक मारने में सक्षम होगा। अगर वह असफल हो गया तो यह पहले से ज्यादा बुरा नहीं होगा। वह एक दृढ़ निश्चयी और निर्दयी व्यक्ति भी थे। ये जीवेन के पास केवल वज्रपात और बिजली की दीवार खड़ी करने का समय था। इस समय छिपने का समय नहीं था। यह ऊर्जा शून्य को पार कर जाएगी और वह अन्य स्थानों में छिपने में सक्षम नहीं होगा। वह केवल इसका डटकर मुकाबला कर सकता था। बूम! भयानक शक्ति फैल गई और येज़िवेन की हथेली इस भयानक शक्ति के संपर्क में आ गई। बूम! एक पल में इस भयानक शक्ति ने येज़िवेन की हथेली को खूनी गंदगी में बदल दिया। यह ऋषि क्षेत्र की शक्ति थी जो अविनाशी क्षेत्र से ऊपर थी। इसके अलावा यह ऋषि लोक के सर्वश्रेष्ठ की शक्ति थी। यहाँ तक युआन होंग का अवतार, जिसका शरीर इम्पेरिशेबल दायरे के शिखर के बराबर था, लंबे समय तक इसे बनाए रखने में असमर्थ था। यह उसे निगलने में भी असमर्थ था। यह कल्पना करना आसान था कि यह शक्ति पहले ही अविनाशी क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुकी थी। हा, अमर विद्वान, यह मूल रूप से जी रेनवांग के लिए तैयार किया गया था। अब यह आपका है। युआन होंग ने देखा कि उस पल में येज़िवेन ऊर्जा से घिर गई थी। अंत में वह हंसे बिना नहीं रह सका। मूल रूप से उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि दुनिया में ऐसे बहुत से विरोधी नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सकें। इस बार आने वाले लोगों में केवल जी रेनवांग ही उनके ध्यान के योग्य थे। हालांकि उन्होंने कुरफुरस्ट रोड में जी रेनवांग के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सुना था कि जी रेनवांग चैंपियन थे। कुरफस्ट रोड को हर बार खोला गया, यह एक अवसर था। प्राचीन काल से कितने शक्तिशाली प्राणी इसमें प्रवेश कर चुके थे, यह कोई नहीं बता सकता। कोई भी जूनियर यह नहीं जानता था और उसने किया कि कुरफुर्स्ट रोड में नेतृत्व करना और सबसे मजबूत लोगों में से एक बनना कितना मुश्किल था। उन्होंने कुरफुर्स्ट रोड में 2 बार भाग लिया था। पहले में वह सिर्फ एक राहगीर, एक दर्शक था और उसकी ताकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कुरफुर्स्ट रोड में जहां राक्षस बड़े पैमाने पर भाग रहे थे, वह कुछ भी नहीं था। दूसरे में उन्हें केवल एक विशेषज्ञ माना जाता था। यह तीसरी बार था जब वह कुरफुर्स्ट रोड में भाग लेने जा रहा था। इस बार उनका लक्ष्य बहुत आसान था, जो सबसे मजबूत बनना था। केवल ऐसा करके और सबसे मजबूत में से एक बनकर वह अवसर की उस इच्छा के लिए लड़ने के योग्य होगा। सम्राट बनने का अवसर। केवल सम्राट बनकर ही कोई दुनिया में सबसे मजबूत बन सकता है। ऐसा कोई नहीं था जिसे लालच न आता हो। इस वजह से वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि कुरफुर्स्ट रोड पर चैंपियन बनना कितना मुश्किल था। लेकिन जी रेनवांग ने पहली बार प्रवेश किया था और वह पहले से ही चैंपियन थे, सबसे मजबूत में से एक बन गए। यदि वह पहले से ही प्रतिभाशाली था तो जी रेनवांग निस्संदेह एक राक्षस था। युआन होंग ने भी उनकी किंवदंती के बारे में सुना था। यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी उसे मनुष्यों के राजा की उपाधि दी थी। इस प्रकार का राक्षस केवल प्राचीन ग्रंथों में ही देखा गया था। यह सोचने के लिए कि वर्तमान पीढ़ी में ऐसा कोई व्यक्ति था, कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना भयानक था। वह व्यक्ति भी था जिससे वह इस यात्रा में सबसे अधिक डरता था। वे दोनों हम शक्ल थे और वह यह भी जानता था कि वह जी रेनवांग का विरोधी नहीं था। यह कदम मूल रूप से जी रेनवांग से निपटने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इसे एक जूनियर के लिए छोड़ना होगा। इससे पहले कि वह जी रेनवांग से निपट पाता, इसे खत्म करना होगा। वह वास्तव में अनिच्छुक था, लेकिन इस छोटे से कमीने को मारने में सक्षम होने के लिए यह काफी था। क्या अफसोस है, यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान इतना मजबूत है। यदि वह नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अजेय विशेषज्ञ बन जाएगा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह युआन होंग से अलग है। अगर युआन होंग मर जाता है तो वह सिर्फ एक हमशक्ल खो देता है, लेकिन अगर वह मर जाता है तो वह वास्तव में मर जाएगा। लेकिन ऐसी प्रतिभा को खोने के बाद क्या मार्शल आर्ट संप्रदाय इसे जाने देगा? क्या बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि वे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं? यह अपने आप में जीवन और मृत्यु का मामला है। स्वोश! अराजक विस्फोटों के बीच अचानक एक लंबा हलबर्ड हवा में उड़ गया, सीधे रक्षाहीन युआन होंग के सिर को मौके पर ही अलग कर दिया। सब दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि जीत पहले से तय थी, लेकिन अंत में ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी। दुनिया में क्या हुआ? सभी ने ऊर्जा के उस गोले को देखा जो अभी भी विस्फोटित हो रहा था। दूर से भी वे महसूस कर सकते थे कि ऊर्जा का वह गोला कितना भयानक था। यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र का स्वामी भी एक पल में बिखर जाएगा। धुआं छट गया और भीतर से एक खूनी रोशनी फूट पड़ी। फिर ऊर्जा एक पल में गायब हो गई और अंदर येज़िवेन की आकृति प्रकट हो गई। वह कुछ दयनीय अवस्था में था और उसकी हथेलियों की त्वचा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बलपूर्वक अभी अभी ऊर्जा ग्रहण करने से उसकी हथेलियां लगभग टूट चुकी थीं। इस शक्ति ने उसे एक पूरे दायरे से पार कर लिया था।
सौभाग्य से यह केवल ऊर्जा थी। अंत में इसे त्यान्युवान मिरर द्वारा निगल लिया गया और जबरदस्ती ले लिया गया, अन्यथा वह इसे स्वयं नहीं निकाल पाता। वह अभी भी थोड़ा हैरान था। साधु क्षेत्र का एक गुरु जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक था। इसके अलावा यह साधु क्षेत्र का शिखर था। क्या सभी लोग सम्राट राक्षसों को इस तरह चुनने की राह पर थे? युआन होन की प्राइमेडियल स्पिरिट को थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड ने तुरंत नष्ट कर दिया। उसका भौतिक शरीर मौके पर ही बिखर गया, प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। हालांकि इस ऊर्जा ने उन्हें ऋषि क्षेत्र की शक्ति का अध्ययन करने का मौका भी दिया, लेकिन इस समय वह वास्तव में इसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अभी अभी युआन होन का ध्यान रखा था और उसे पहले ही टेलीपोर्ट कर दिया गया था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से युआन होन की देखभाल करने और समय के लिए लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जब वह वापस अपने होश में आया तो वह पहले ही दूसरे अखाड़े में आ चुका था। अखाड़े के दूसरी ओर एक शांत व्यक्ति एक पर्वत की तरह आकाश में खड़ा था, एक अगम्य आभा दे रहा था। यह एओ चाओजोंग के अलावा और कौन हो सकता है, लेकिन इस समय एओ चाओजोंग की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और वह काफी दयनीय स्थिति में था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पीटा गया हो। यह तब था जब ये जिवेन को पता चला कि जी रेनवांग के साथ लड़ाई में एओ चाओजोंग के लिए आसान समय नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि एओ चाओजोंग को शुरू से अंत तक दबा दिया गया था और जी रेनवांग अपना गुस्सा निकाल रहे थे, एओ चाओजोंग को सीधे पीट रहे थे, फिर यह कहते हुए कि उन्होंने हार मान ली थी, अपने क्लोन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और ठीक उसी तरह एओ चाओजोंग अकथनीय रूप से जीत गया। उसके चेहरे के उदास भाव का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह जीत गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में जीत गया था। यहाँ तक उन्होंने खुद भी ऐसा नहीं सोचा था। उसका चेहरा राख हो गया था। एक शक्तिशाली प्राचीन प्रतिभा से हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी साधना का समय अभी भी कम था, इसलिए यह अधिक नहीं था। हालांकि वह एक क्लोन को भी नहीं हरा सका। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी हमेशा बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, यह एक पूर्ण अपमान था, एक ऐसा दाग जो जीवन भर बना रहेगा। एक शक्तिशाली प्राचीन कौतुक का एक क्लोन उसके लिए सबसे अच्छा कसौटी था। अपने साथियों के बीच हावी होना उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह प्राचीन काल से सभी प्रतिभाओं पर हावी होना चाहता था और उन सभी को पराजित करना चाहता था। उनकी वर्तमान ताकत इन राक्षसी प्रतिभाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन एक क्लोन एक अवसर था। वह ड्रैगन द्वीप पर पैदा हुआ था और उसकी जन्मजात जादुई शक्तियां भयानक थीं। यहाँ तक उनके पास पुश्तैनी ड्रैगन की सर्वोच्च विरासत भी थी। वह इस दुनिया में किसी से नहीं डरता था, लेकिन उसे जी रेनवांग ने पीटा था। भले ही प्रतिद्वंद्वी जी कबीले से हो, भले ही प्रतिद्वंद्वी मार्शल संप्रदाय से हो, फिर भी वह इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ था। यह सच है कि मार्शल संप्रदाय अतुलनीय रूप से शानदार है, लेकिन ड्रैगन द्वीप भी एक शक्तिशाली विरासत है जो दुनिया के लोगों द्वारा पूजनीय थी। बैकग्राउंड के मामले में वह किसी से हारते नहीं हैं। सीखने के मामले में वह यह भी सोचता है कि वह दुनिया का सबसे मजबूत अस्तित्व है। अंत में जी रेनवांग के क्लोन के साथ लड़ाई में उसे कुत्ते की तरह पीटा गया। इसके अलावा जी रेनवांग का आत्मसमर्पण उनके लिए एक मजाक था। उसे सबक सिखाने के बाद जी रेनवांग ने हार मान ली। यह स्पष्ट था कि वह एक मजाक देख रहा था। वह यह भी जानता था कि इस समय हर कोई शायद उसे मजाक समझेगा। विशेष रूप से जब ये जिवेन दिखाई दिए तो उन्हें पता था कि ये जिवेन और युआन होन के बीच की लड़ाई ये जिवेन की जीत के साथ समाप्त हो गई थी। यह बहुत दयनीय जीत नहीं लग रही थी। उन दोनों ने प्राचीन प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नतीजा इतना अलग था। इससे वह और भी उग्र हो गया। ये जिवेन ने एओ चाओजोंग को देखा और तुरंत हमला नहीं किया। वह जानता था कि एओ चाओजोंग शीर्ष स्थिति में नहीं था, लेकिन वह चरम स्थिति में भी नहीं था। उतावलेपन से हमला करने के बजाय ठीक होना और बाद में सोचना बेहतर था। यह सोचकर वह जमीन पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। हालांकि त्यान्युवान मिरर ने उस हमले की अधिकांश शक्ति को अवशोषित कर लिया था, फिर भी इसने उसे घायल कर दिया। दूसरी तरफ एओ चाओजोंग ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि एक शिवेन तुरंत नहीं भागा। वह बहुत मुश्किल स्थिति में था। हालांकि यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वह लड़ नहीं सकता था। यह सबसे उपयुक्त स्थिति नहीं थी। क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बड़े शॉट एक दूसरे को देखते थे। दोनों पक्षों की स्थिति उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग थी। चाहे ये जिवेन, युआन होंग या एओ चाओजोंग और जी रेनवांग हो, वे सभी एक जैसे थे। एओ चाओजोंग और जी रेनवांग की लड़ाई में शुरू से ही कोई सस्पेंस नहीं था। जी रेनवांग द्वारा एओ चाओजोंग को पूरी तरह से दबा दिया गया था। वास्तव में इन तीन लड़ाइयों में जी रेनवांग की लड़ाई हमेशा एक तरफा रही है। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब जी रेनवांग ने एओ चाओजोंग को हराने के ठीक बाद हार मान ली।
यह व्यावहारिक रूप से जनता के लिए एक घोषणा थी कि वह एओ चाओजोंग को सबक सिखाना चाहता था। यह प्रत्यक्ष हार से भी अधिक अपमानजनक था। मैंने नहीं सोचा था कि जीरेन वांग ड्रैगन रेस के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा शॉट मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वह पहली बार कुरपुर्स रोड में दाखिल हुआ था, लेकिन वह पहले से ही एक अद्वितीय कौतुक था। यह जी परिवार का नुकसान होना चाहिए। वे दोनों जी सरनेम हैं, लेकिन वे जी परिवार के सदस्य नहीं हैं। वह केवल यह देख सकता है कि मार्शल ग्रेट सैक में रक्तपात बढ़ रहा है। यह परिवार को संरक्षित करने का एक तरीका हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन मुझे डर है कि जीरेन वांग एओ चाओजोंग के लिए यहाँ आए थे। मुझे अभी भी वह घटना स्पष्ट रूप से याद है। ऐसा लग रहा था कि एओ चाओजोंग एक बार फिर मार्शल ग्रेट सैक के प्रति अनादरपूर्ण थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह केवल इसी के लिए यहाँ हैं। यह कैसा अपमान है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है। जीरेन वांग व्यक्तिगत रूप से नहीं गए, लेकिन केवल एक डोपेलगैंगर भेजा और इसे अनंत दायरे के चरम पर भी नियंत्रित किया गया था। क्यों? मुझे डर है कि यह दुनिया के सामने यह घोषणा करने के लिए है कि मैं कमजोरों को धमका नहीं रहा हूँ। जब हम एक ही दायरे में होते हैं तो मैं आपको हरा सकता हूँ। कितना दबंग। कुछ बड़े शॉट्स ने हामी भर दी। जीरेन वांग के सामने हर कोई सख्त नहीं हो सकता था। जीरेन वांग की ताकत अथाह थी। उन्होंने पहली बार कुरफुर्स रोड पर अपना दबदबा बनाया। अब जबकि 100,000 वर्ष बीत चुके थे, यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया था। कोई बात नहीं, मुझे डर है कि एओ चाओजोंग ने इस बार अपना चेहरा खो दिया है। क्या अब भी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी के बंधन की जरूरत है? कुछ बड़े शॉट पूछे। इस बार एओ चाओजोंग ने अपना सारा चेहरा खो दिया था। यदि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र उनके साथ विवाह गठबंधन बनाना चाहता था, तो यह अवश्यंभावी था कि उन्हें फंसाया जाएगा। यह कुछ भी नहीं है। यह मत भूलो कि हम प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र हैं। एओ चाओजोंग के पीछे ड्रैगन कबीले हैं। हमारे दो कुलों के सामने गपशप करने की हिम्मत कौन करता है? अस्थायी विफलता के लिए यह कुछ भी नहीं है, फैंग नांटियन ने उदासीनता से कहा। एओ चाओजोंग वह नहीं था जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था। जिसे वह महत्व देता था वह ड्रैगन कबीले की शक्ति थी। यदि वे इस समय फीनिक्स कबीले के साथ एकजुट हो सकते हैं, तो वे इस अवधि के सबसे कठिन समय से गुजरने में सक्षम होंगे। उसने ये शिवेन को देखा। अगर एओ चाओजोंग और जीरेन वांग की बात को थोड़ा चौंकाने वाला कहा जाए, तो ये जिवेन ने युआन होन को हरा दिया, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे प्राचीन प्रतिभाएं बहुत बलशाली थीं। एओ चाओजोंग पहले से ही वर्तमान पीढ़ी के सबसे मजबूत जीनियस थे, लेकिन अंत में उसे आधा पीट कर मार डाला गया। हालांकि युआन होंग जीरेन वांग जितना मजबूत नहीं हो सकता था, फिर भी लड़ने की ताकत के बिना उसे ये जिवेन ने आधा पीट कर मार डाला था। अगर उसने ये शिवेन को घायल करने के लिए अंत में एक बड़ी चाल का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो यह दृश्य देखने में बहुत भद्दा होता। कोई भी उस झटके की कल्पना कर सकता है जो एक शिवेन ने सभी को दिया था। यह घातक विद्वान क्या रहस्य छुपा रहा है? फैंग नांटियन ने आर्मरेस्ट पर अपनी उंगली थपथपाते हुए कहा। बाकी अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई का नतीजा अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। फाइनल पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए अब लड़ने का कोई मतलब नहीं था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पिछली दो लड़ाइयां पूरी तरह से उलट जाएंगी। इस दृश्य को देखकर दर्शक अवाक रह गए। सौभाग्य से किसी ने भी बाजी नहीं खोली थी, अन्यथा वे सब कुछ खो चुके होते। जीरेन वांग यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ लड़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे पता है, यह जीरेन वांग एओ चाओजोंग के अभिमानी शब्दों के कारण आया होगा। मैंने सुना है कि एओ चाओजोंग ने मार्शल संप्रदाय को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। अब प्रतिशोध आ गया है। ऐसा नहीं है कि मार्शल संप्रदाय में कोई सक्षम लोग नहीं हैं, बात सिर्फ इतनी है कि किसी ने कार्रवाई नहीं की है। अब दोनों पक्षों के बीच नफरत और भी अधिक है। हालांकि एओ चाओजोंग जीरेन वांग के लिए कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन द्वीप में कोई विशेषज्ञ नहीं है। ड्रैगन द्वीप के अद्वितीय विशेषज्ञ भी हैं जिन्होंने कुरपुर्स रोड में भाग लिया है। मुझे डर है कि समय आने पर कोई शांति नहीं होगी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, चाहे वह मार्शल संप्रदाय हो या ड्रैगन द्वीप। वे दोनों दिग्गज थे जो उनकी पहुंच से परे थे। चाहे कुछ भी हो, इन दो दिग्गजों के अद्वितीय नायकों के बीच की लड़ाई बहुत ध्यान आकर्षित करेगी। चाहे कुछ भी हो, सभी की निगाहें ये जिवेन और एओ चाओजोंग पर पड़ी। उनमें से एक ने दबंग तरीके से एक प्राचीन प्रतिभा को हराया था और दूसरे को जीरेन वांग ने अपमानित किया था। इसलिए वह अपने गुस्से को दबा रहा था और बदला लेना चाहता था। इन दोनों लोगों के बीच की लड़ाई पिछली किसी भी लड़ाई से ज्यादा रोमांचक होगी। अचानक दोनों पक्ष एक साथ उछल पड़े। वे लगभग उसी समय हिंसक रूप से उछल पड़े। दोनों पक्ष लापरवाही से नहीं चले, इसके बजाय वे गतिरोध में खड़े रहे। घातक विद्वान, मैं चाहता हूं कि आप वापस जाएं और जीरेन वांग से कहें कि मैं उसे उस अपमान के लिए भुगतान करूंगा जो मैंने आज ब्याज के साथ झेला है।
जैसा उन्होंने कहा, एओ चाओजोंग का रंग राख हो गया। वह इतना क्रोधित था कि उसका कलेजा कांप रहा था। वह गुस्से में उड़ गया। यह एक ऐसा अपमान था जिसे वह अपने जीवन काल में कभी नहीं धो पाएंगे। भले ही उनका विरोधी तथाकथित इंपीरियल कबीले जी परिवार का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसे बताओ कि वह मुझसे हारने से पहले किसी और से बेहतर नहीं हारेगा। मैं उसका सिर अपने हाथों से ले लूंगा। एओ चाओजोंग की इच्छाशक्ति लोहे की तरह मजबूत नहीं थी। उसने अपमान की इस भावना को जल्दी से दबा दिया और ठंडेपन से कहा, जाओ और उसे खुद बताओ अगर तुम में ऐसा करने की हिम्मत है। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। वह जानता था कि एओ चाओजोंग ने उसे मार्शल संप्रदाय के सदस्य के रूप में माना था। आखिर वह भी तो फौजी संप्रदाय की ओर से ही आया था। चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी हैं। अगर मैं तुम होते तो मैं चतुराई से पीछे हट जाता। तुम्हें पहले ही जीरेन वांग ने पीटा है। तुमने अपना सारा चेहरा खो दिया है। क्या आप फिर से वही बात दोहराना चाहते हैं? ये जिवेन ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे। वह शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था, हालांकि उसके शरीर की हर कोशिका तनावपूर्ण स्थिति में थी। वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। एओ चाओजोंग का रंग और भी गहरा हो गया था, हालांकि वो एक शिवेन से नहीं भड़का। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। टकराना शून्य मौके पर ही गिर पड़ा। शून्य में दरारें बन गईं। फिर वे मकड़ी के जाले की तरह चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। दरारों से भूस्खलन या सुनामी जैसी भयानक शक्ति निकली। यह बेहद भयानक था। भयानक शक्ति सुनामी की तरह थी। यह एक जबरदस्त गति के साथ एक शिवेन की ओर कुचला गया। तुम मुझे भड़काना चाहते हो। तुम बहुत भोले हो। चूंकि तुम संदेश देने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। फिर मैं जाकर उसे बाद में मारूंगा। मैं उसे जीवन भर इसके लिए पछताऊंगा। एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा। इस समय उसके हाथ में एक स्वर्गीय परशु प्रकट हुआ। उसके शरीर से निकलने वाली उफनती शक्ति दूर से भी भयानक थी। हिंसक शक्ति में ये जिवेन की आस्तीनें लहरा रही थीं। ये जिवेन की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से ठंडी थी। उसने पहले एओ चाओजोंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हालांकि यह केवल एक क्लोन था। उसके क्लोन के पास जो शक्ति थी वह उसके मुख्य शरीर का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। वे समान स्तर पर नहीं थे। यह एक बड़ी गलती होगी यदि कोई अपने क्लोन की युद्ध स्थिति का उपयोग अपने मुख्य शरीर की ताकत का अनुमान लगाने के लिए करे। यह पूरी तरह से अतुलनीय होगा। ऐसी कई तकनीकें थीं जो उसका क्लोन प्रदर्शित नहीं कर सका, हालांकि उनका मुख्य शरीर सकता है। इस हिंसक आभा में एओ चाओजोंग की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसके हाथ में स्वर्गीय परशु सड़े से जादुई में बदल गया। यह एक शिवेन की ओर हैक हो गया। ऐसा लगता था कि दुनिया एक काली काली दरार में तब्दील हो गई है। दरार आसमान से एक शिवेन की ओर फैल गई। एओ चाओजोंग अपने अपमान को धोना चाहता था। हो सकता है कि वह अभी जीरेन वैंग को हराने में सक्षम न हो, लेकिन उसकी नज़र में ये जिवेन और जीरेन वैंग एक ही संप्रदाय के थे। ये जिवेन को पहले मारने को कुछ ब्याज इकट्ठा करने के रूप में माना जाएगा। भयानक ड्रैगन क्यूई फूट पड़ा। यह रात के आकाश में टिमटिमाते तारों के समूह जैसा था। आकाश हलबर्ड रोशनी से भर गया था। वे विशाल आकाश को चकनाचूर कर रहे थे और क्रूरतापूर्वक एक शिवेन की ओर बमबारी कर रहे थे। इस परशु हमले ने भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। ये जिवेन को मात नहीं देनी थी और थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड ने हमले का सामना किया। थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड एक थंडर ड्रैगन में बदल गया जो अराजकता पैदा करने की शक्ति के साथ आकाश में टूट गया। बूम! एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अंत में दोनों परशु टकरा गए। एओ चाओजोंग और ये जिवेन दोनों कुछ कदम पीछे हटे और अलग हो गए। यह हमला समान रूप से मेल खाता था और दोनों में से किसी का पलड़ा भारी नहीं था। आप इस तरह की ताकत से जीरेन वांग के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। ये जिवेन ने ठंडेपन से जवाब दिया। क्या शानदार जुबान है। एओ चाओजोंग, जो युद्ध मोड में था, पानी की तरह ठंडा था। वह अब इन शब्दों से प्रभावित नहीं था। उसके हाथ में हलबर्ड बिना किसी मामूली लहर के आकाश में उड़ गया और सीधे नीचे गिर गया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसे देखेगा तो वे सोचेंगे कि यह एक हाउटियन स्तर के योद्धा का हमला था। हालांकि ये जिवेन को पता था कि यह हमला कोई मामूली बात नहीं थी। उसके हाथ में थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड ने आने वाले हमले को पूरा करने के लिए तुरंत हलबर्ड लाइट को शूट किया। एओ चाओजोंग के हमले को रोकने के लिए उसके शरीर से वज्र की शक्ति फूट पड़ी। बूम बूम बूम! दोनों पक्षों ने 1000 वार 10,000 वार का आदान प्रदान किया था और प्रत्येक वार पिछले से अधिक तीव्र था। दोनों पक्षों की सत्ता धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि एओ चाओजोंग ने ही हमला करने की पहल की थी, लेकिन ये जिवेन अपना बचाव करने में सक्षम थी। एओ चाओजोंग के हमले चाहे कितने भी भयानक क्यों न हो, वह बिना किसी एक को खोए उन सभी को ब्लॉक करने में सक्षम था। अगर एओ चाओजोंग के हमले एक अंतहीन ज्वार की तरह होते तो ये जिवेन एक बोल्डर की तरह होता। वह जरा भी नहीं डगमगाएगा चाहे वह उस पर कितने भी हमले करे। दोनों तरफ से हमले बहुत तेज थे।
हालांकि दोनों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी निर्णायक लड़ाई में उतरे हैं। विशेष रूप से ये ज़िवेन। हर बार जब उसने किसी हमले को रोका तो वह एओ चाओजोंग की ताकत के एक हिस्से की गणना करने में सक्षम था। उसने पिछली लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वह अब केवल एक नई गणना कर सकता था। ऊंचे मंच पर प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के कई बड़े शॉट बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि एओ चाओजोंग का पलड़ा भारी रहा होगा। आखिरकार आओ चोजोंग अपनी जाति या अपने ज्ञान की परवाह किए बिना इस दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। वह जी रेन वैंग से हार गए थे क्योंकि एओ चाओजोंग बहुत मजबूत थे, इसलिए वो एक शिवेन के साथ अब कुछ नहीं कर सकता था। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उनके दिमाग में मंथन शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने यह पता लगाने की पूरी कोशिश की कि मार्शल संप्रदाय के भीतर कौन सा वंश ऐसे दुर्जय कौतुक को तैयार करने में सक्षम था जो एओ चाओजोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल अविनाशी लोक मध्य अवस्था में था। इसके बारे में सोचते हुए घातक चोरी करने वाला विद्वान एओ चाओजोंग की तुलना में कहीं अधिक भयानक लग रहा था। यह घातक चोरी करने वाला विद्वान वास्तव में अथाह है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेगा, प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के एक बड़े शॉट ने कहा। मूल रूप से वे अभी भी इत्मीनान से युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाइयों को देख सकते थे। हालांकि जब उन्होंने एओ चाओजोंग और घातक चोरी करने वाले विद्वान को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे दोनों इस पीढ़ी के जाने माने व्यक्ति थे। इस बात की परवाह किए बिना कि यह उनके हमले थे, उनकी चालों का समय था या मार्शल आर्ट की उनकी समझ थी, वे सभी पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुके थे। कई लोगों को यह महसूस करने में भी शर्म आती थी कि यदि वे एक ही दायरे में होते तो शायद वे इन दो लोगों के लिए मेल नहीं खाते। ये दोनों अद्वितीय नायक हैं। इनमें से किसी एक को फीनिक्स मैडन के साथ मिलान करने में कोई समस्या नहीं होगी। उनमें से एक ड्रैगन द्वीप है और दूसरा मार्शल संप्रदाय है। उन दोनों के पास सम्राट की विरासत थी। वे हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। एक बड़ा शॉट सिर हिलाया। वास्तव में यह सिर्फ हीन नहीं था। अतीत में यह कहना कठिन था, लेकिन अब जबकि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को भारी नुकसान हुआ था, यह निश्चित रूप से इन दो विरासतों से बहुत हीन था। देखो, एओ चाओजोंग ने अपनी चाल चल दी है। वह पूरी ताकत लगा रहा है। सभी ने मुड़कर देखा और देखा कि इस समय एओ चाओजोंग और ये ज़िवेन एक दूसरे से अलग हो गए थे। क्या तुम मुझे परखने की कोशिश कर रहे हो? एओ चाओजोंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लेकिन मैं भी अभी अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे इरादों को जान चुका हूँ। उसने हिलना बंद कर दिया और हमला नहीं किया। इसके बजाय वह सिर्फ ठंडेपन से मुस्कुराया। यदि आपके ऐसे इरादे हैं तो भी यह बेकार है। मेरी ताकत अथाह है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इतनी सरल विधि से देख सकें। जैसे ही एओ चाओजोंग ने बात की, उसके शरीर से आभा की लहरें निकल पड़ीं। एक पल में ड्रैगन आभा उसके शरीर से बाहर निकली और कई देवताओं में बदल गई। इसके अलावा वे ड्रैगन जनजाति के देवता थे। एक के बाद एक उन्होंने ड्रैगन जनजाति का एक विशाल साम्राज्य बनाया और पूरे ड्रैगन जनजाति साम्राज्य के केंद्र में 9 पंजे वाला एक विशाल दिव्य अजगर बैठा था। उपदेश दे रहा था। स्वर्ण कमल आकाश से गिरे और प्रत्येक स्वर्ण कमल में महान दाव का सार था। क्या यह ड्रैगन जनजाति पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश का सर्वोच्च कौशल हो सकता है? फैंग नांटियन अपने पैरों पर कूद गए और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह सही है, यह निश्चित रूप से पैट्रिक ड्रैगन का धर्मोपदेश है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन जनजाति की युवा पीढ़ी ने पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश आरेख को विकसित करने के लिए अपनी महान शक्तियों का उपयोग किया। आरेख ड्रैगन द्वीप के सबसे गहरे हिस्से में भी है। बाद में मैंने सुना कि किसी ने इसका उपयोग सर्वोच्च कौशल विकसित करने के लिए किया, लेकिन मैंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। यह बहुत चौंकाने वाला है। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के कुछ बड़े शॉट्स ने कांपती आवाज के साथ कहा। वे आरेख से पूरी तरह से चौंक गए। ब्रह्मांड में हर कोई जानता था कि पैट्रिक ड्रैगन किस प्रकार का व्यक्ति था। वह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत में से एक था। पुराने दिनों में वह और प्राचीन फीनिक्स दायरे के फीनिक्स पूर्वज दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रह्मांड पर हावी थे। यहाँ तक ड्रैगन जनजाति के देवता भी सम्राट स्तर के व्यक्ति के उपदेश को सुनने के लिए आए थे। इसने पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश का एक चौंकाने वाला आरेख बनाया। उपदेश सुनने आए देवताओं में ऋषि लोक के शक्तिशाली अस्तित्व सबसे कमजोर थे। यह सिर्फ इतना था कि इसे अब अपने पूर्व गौरव को बहाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन धर्मोपदेश के भव्य अवसर का विचार ही लोगों को इसके लिए ललचाने के लिए काफी था। दुर्भाग्य से इस पैट्रिक ड्रैगन डाओ व्याख्यान आरेख के भीतर सबसे महत्वपूर्ण पैट्रिक ड्रैगन अभी भी धुंधला है और स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। अन्यथा यह पैट्रिक ड्रैगन दाव व्याख्यान आरेख भयानक होगा। फैंग नांटियन की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह कुछ देर के लिए उसे घूर रहा था, इससे पहले कि वह अनैच्छिक रूप से खेदजनक तरीके से बोला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसे विकसित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया।
मुझे डर है कि उन्होंने पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश आरेख की एक प्रति प्राप्त की, हालांकि इसे प्रदर्शित करने के लिए कॉपी का उपयोग करना बुरा नहीं है, फिर भी यह थोड़ा हीन है। जब से गोल्डन ड्रैगन किंग ने पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश आरेख को विकसित किया है, गोल्डन ड्रैगन किंग के अलावा केवल एक ही है जो इस मार्शल आर्ट को उच्चतम दायरे में विकसित कर सकता है। ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला है कि एओ चाओजोंग इस स्तर तक पहुंच सकता है। कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन कह सकता है। हालांकि यह सबसे पूर्ण नहीं था, फिर भी यह बहुत चौंकाने वाला था। शायद एक दिन यह पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अब पुश्तैनी ड्रैगन के धर्मोपदेश आरेख को पूरी तरह से विकसित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन भविष्य में यह कहना कठिन था। आखिरकार यह एक मार्शल आर्ट, एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट थी। पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश आरेख के इस आरेख में एओ चाओजोंग एक अत्यंत भयानक आभा वाले राक्षस देवता की तरह आकाश में खड़ा था। इस समय वह दुनिया का शासक था, जैसे कि वह अचानक पूरी दुनिया का शासक बन गया हो। वह पैट्रिक ड्रैगन बन गया हो जो अनगिनत साल पहले दुनिया पर हावी था। हर तकनीक अब उनके सामने रहस्य नहीं रह गई थी। वह अपनी समझदार आंखों से सब कुछ देख सकता था। यह एक अद्वितीय दबाव था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस तकनीक ने अतीत में पैट्रिक ड्रैगन के धर्मोपदेश के भव्य अवसर का अनुकरण किया, सभी दिशाओं में सब कुछ दबा दिया और कोई भी इसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सका। ड्रैगन कबीले में इस तकनीक की सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तकनीक ने अनायास ही पैट्रिक ड्रैगन के भाग्य को उधार ले लिया था। हालांकि पैट्रिक ड्रैगन पहले ही गिर चुका था, फिर भी दुनिया में उसका अस्तित्व था। बात बस इतनी थी कि उसमें से थोड़ा सा भी उधार लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और यह तकनीक सभी दुश्मनों को दबाने के लिए पुश्तैनी ड्रैगन का भाग्य उधार ले सकती है। येज़िवेन ने भी शून्य से एक तरह का दबाव महसूस किया, जैसे कि एक भयानक बड़ा शॉट उसे घूर रहा था, जिससे उसे एक अंतहीन दबाव महसूस हो रहा था। पैट्रिक ड्रैगन का धर्मोपदेश आरेख। येज़िवेन ने इन शब्दों को ठंडेपन से उगल दिया। एओ चाओजोंग से निपटने के लिए उन्होंने बहुत सारी जानकारी देखी थी और उनमें से पैट्रिक ड्रैगन का धर्मोपदेश आरेख था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने अतीत में दाव हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने दिव्य कबीले के कई राजाओं को मारने के लिए इस तकनीक पर भरोसा किया और स्वर्ग के खिलाफ पहले युद्ध में अपना नाम बनाया। तब से पुश्तैनी ड्रैगन का दाव व्याख्यान चित्र दुनिया के लिए जाना जाता था। बात बस इतनी थी कि इस दैवीय क्षमता को विकसित करना अत्यंत कठिन था। ऐसे बहुत से नहीं थे जिनका अपने बल से अनुमान लगाया जा सके। उनमें से अधिकांश चित्र स्क्रॉल पर भरोसा करते थे और इसे प्रदर्शित करने के लिए रगड़ की नकल करते थे। लेकिन फिर भी यह तकनीक अभी भी बहुत चौंकाने वाली थी। यह सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जानकार होंगे, एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा, और पिक्चर स्क्रॉल धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ गया और तुरंत येज़िवेन को दबा दिया। यह एक संसार के दमन से भी अधिक भयानक था, मानो इसमें कोई और भी भयानक शक्ति जुड़ गई हो। इससे उसे लगा जैसे उसकी दृष्टि काली पड़ गई है और वह बेहोश होने वाला है। इसे दबाया भी नहीं गया था और केवल आभामंडल ही पहले से ही इतना भयानक था। अगर इसे पूरी तरह से दबा दिया गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि उसके पास प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष नहीं था, फिर भी वह अपनी इच्छाशक्ति से भी इस भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। कोई सोच सकता है कि यह तकनीक कितनी भयानक थी। तुम मुझे सिर्फ आभा से हराना चाहते हो, तुम बहुत भोली हो, येज़िवेन चिल्लाया और उसके शरीर की सारी शक्ति फट गई और आकाश की ओर दौड़ पड़ा। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, आओ चाओजोंग चिल्लाया। वह जीवन चोरी करने वाला विद्वान वास्तव में पैट्रिक ड्रैगन के दाव व्याख्यान को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा। किंवदंतियों के अनुसार पैट्रिक ड्रैगन के दाव व्याख्यान में पैट्रिक ड्रैगन के दाव व्याख्यान के महान तरीके की छाप शामिल है। सम्राट के अलावा इस दुनिया में कौन सम्राट के महान मार्ग की छाप का विरोध कर सकता है, इसलिए यह कदम लगभग अजेय है। हालांकि यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान पैट्रिक ड्रैगन के महान मार्ग की छाप से प्रभावित नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने पूर्वजों के प्रभाव से अलग होना चाहता है और अजेयता का अपना मार्ग बनाना चाहता है? किसी ने कहा, सम्राट की छाप के प्रभाव में लगभग कोई भी अप्रभावित नहीं रहेगा। कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ सकता है कि पैट्रिक ड्रैगन का दाव व्याख्यान कितना भयानक था। हालांकि येज़िवेन वास्तव में इसे ब्लॉक करने में कामयाब रही। यह पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से परे था। सम्राट के स्तर की उस तरह की छाप, भले ही हम दूर हैं, फिर भी हम इसे महसूस कर सकते हैं। वह जीवन चोरी करने वाला विद्वान भयानक दबाव सह रहा है। आजकल के युवा अधिक से अधिक भयानक होते जा रहे हैं, यहाँ तक हम बूढ़े लोग भी शर्म से पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का एक शक्तिशाली अस्तित्व मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आह भर सकता था। आओ चाओजोंग ने अभी इस कदम का उपयोग भी नहीं किया। यह बहुत भयानक है। उनके पास अभी इसका उपयोग करने का समय भी नहीं था। वह शुरू से अंत तक जी रेनवांग द्वारा दबाए गए थे। उनके पास पलटवार करने का एक अच्छा मौका भी नहीं था। फैंग नांटियन ने उदासीनता से कहा, वास्तव में वह जी रेनवांग के बारे में अधिक आशावादी थे।
हालांकि आउचोजोंग भी बुरा नहीं था। आउचोजोंग को दबाने के लिए जी रेनवांग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। जब तक वह अपने शरीर पर लगी मुहर को मुक्त करने के लिए तैयार था, शीर्षक वाले राजा के दायरे में प्रवेश करने से पहले यह केवल कुछ समय की बात थी। वास्तव में वह थोड़े ही समय में एक शीर्षस्थ राजा बन सकता था, नहीं तो वह विवाह बंधन की भारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाता। इसके अलावा यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान भी एक अद्वितीय प्रतिभा था। वह इस तरह के हमले का सामना करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में असाधारण था। हालांकि लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर ने जितना बेहतर प्रदर्शन किया, फैंग नांटियन को उतनी ही अधिक बेचैनी महसूस हुई। वह नहीं जानता क्यों। इस समय एओ चाओजोंग ने पहले ही अपना हमला शुरू कर दिया था। पैट्रिक ड्रैगन का दाव व्याख्यान धीरे धीरे परिवेश को दबा रहा था। हालांकि वास्तव में भयानक बात यह थी कि यह हमले का अंत नहीं था। आकाश में ड्रैगन जाति के देवता जो मूल रूप से चित्र स्क्रॉल में थे, वापस जीवन में आ गए। मानो वे देवता बन गए हों। वे आकाश की ओर सिर उठाकर गर्जना करने लगे। एक पल में दुनिया ड्रैगन की दहाड़ से भर गई। एक के बाद एक ड्रैगन जाति के भयानक देवता नीचे झपट पड़े। जबकि ये उनके असली रूप नहीं थे, उनके असली रूप कभी ड्रैगन कबीले के देवता थे। वे बहुत कम से कम सेज प्लेन के ऊपर भयानक अस्तित्व थे। उनकी इच्छाएं कायम थीं और दुनिया में सुधार की गई थीं। यह कहा जा सकता था कि वे वास्तविक देवता नहीं थे, लेकिन यह भी कहा जा सकता था कि वे वास्तविक देवता नहीं थे। संक्षेप में वे बहुत भयानक थे। हुश, एक लंबा काला अजगर सीधे उसके सामने झपट पड़ा। उसने अपना खूनी मुंह खोला और उसमें एक अटूट ठंडी हवा संघनित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ के पिंड में तब्दील हो जाएगा और उसे पूरा निगल जाएगा। पुची, थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड ने सीधे ब्लैक ड्रैगन को भेदा, इसे हवा में खून की धुंध में बदल दिया। ताजा खून फूट पड़ा। ये जिवेन की अभिव्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी और उसके चेहरे पर भावना का लेश मात्र भी निशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे उसने लापरवाही से चींटी पर पैर रख दिया हो। वह इस काले अजगर की ताकत को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी असली ताकत इतनी भयानक नहीं थी। यह सिर्फ रक्तसार की एक बूंद थी। यह वास्तविक रूप नहीं था, इसलिए अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि यह उनमें से केवल एक था। अधिक से अधिक क्रूर ड्रैगन भाग गए। एक के बाद एक ड्रैगन देवता जमीन से उठे और पैट्रिक ड्रैगन के दाव आरेख से बाहर निकल गए। वे दहाड़े और येशिवेन को मारने के लिए दौड़ पड़े। पुची, पुची, पुची। जब भी लोहे के मांस के टूटने की आवाज सुनाई देती थी, एक ड्रैगन भगवान का सिर येशिवेन द्वारा काट दिया जाता था। इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत हो गया हो। एक व्यक्ति वास्तव में एक एक करके ड्रैगन देवताओं को मार सकता है। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय दृश्य था। हालांकि येशिवेन के लिए इन ड्रैगन देवताओं को मारना बेहद मुश्किल होगा, भले ही मामला ऐसा ही क्यों न हो, क्योंकि येशिवेन द्वारा मारे जाने के बाद ये ड्रैगन देवता तुरंत फिर से संघनित हो गए और झपट पड़े। उनका कोई अंत नहीं था, उनका कोई अंत नहीं था। लेकिन आकाश में पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख एक दुनिया में बदल रहा था और यह थोड़ा थोड़ा नीचे कुचल रहा था। ये ड्रैगन देवता चक्र दोहरा रहे थे और उन सभी को मारना असंभव था। येशिवेन ने आखिरकार मारना बंद कर दिया। गड़गड़ाहट के ड्रैगन स्वचालित रूप से उसके शरीर के चारों ओर बन गए और उन ड्रैगन देवताओं की ओर झपटे। उसने आकाश में उन ड्रैगन देवताओं से युद्ध किया। दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला लग रहा था। अनगिनत विशालकाय अजगर एक दूसरे को मार रहे थे। यह एक ऐसा विहंगम दृश्य था जिसे किसी भी समय नहीं देखा जा सकता था। और इस समय येशिवेन ने अपने हाथों को एक साथ रखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार की मुहर बना रहा हो। सब देख रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि आउचोजोंग द्वारा लाया गया पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख बहुत भयानक था। यह बस थोड़ा थोड़ा करके दबा रहा था और यह सभी को कुचल सकता था और उसके सभी विरोधियों को मिटा सकता था। येशिवेन किस तरह का तुरुप का पत्ता पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख से निपटने की तैयारी कर रहा था। सभी बहुत उत्सुक थे। किसी को पता होना चाहिए कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी सामान्य कदम से निपटा जा सके। उसके पीछे अनगिनत गर्जन और बिजलियां संघनित हो रही थीं और उन्होंने जल्दी से एक भयानक तोप का आकार बना लिया। यह पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख पर इंगित किया गया था जो सीधे नीचे दबा रहा था। आओ चाओजोंग, ध्यान से देखो। यह थंडर सम्राट की आसमान भेदने वाली तोप है जिसे मैंने आपके लिए विशेष रूप से परिष्कृत किया है। येशिवेन ने एक भयानक दहाड़ लगाए। इस तोप ने उसके शरीर की सारी जादुई शक्ति को तुरंत खत्म कर दिया था और फिर इसे थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप में संघनित किया गया था, जो एक अत्यंत भयानक ऊर्जा में बदल गई थी जो आकाश को छेद सकती थी। गड़गड़ाहट की एक भयानक आवाज निकली और थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप निकली जो पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पैट्रिक ड्रैगन दाव आरेख ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसने तोप का सीधे विरोध करने के लिए अनगिनत दुष्ट ड्रैगन का गठन किया। सभी ने केवल इतना देखा कि एक पल में ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई दूसरा रंग नहीं है।
आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा प्रकाश छीन लिया गया था और केवल अंतहीन ऊर्जा को टकराते हुए देखा जा सकता था। इस दृश्य को देखते ही कई देवताओं के भाव बदल गए। यह किस तरह का जादू है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? यह वास्तव में पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख का विरोध कर सकता है। मैंने कई थंडर डाओ जादू देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा भयानक कभी नहीं देखा। थंडर एम्परर स्काई पियर्सिंग तोप कितना दबंग नाम है, लेकिन इसके पास अपने नाम से मेल खाने की दबंग ताकत है। इस तोप के नीचे यहाँ तक आकाश को भी छेद दिया जाएगा। कितना भयानक है। यदि पहले हर कोई पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख से चौंक गया था, तो अब हर कोई थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप से चौंक गया था। पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख पर एओ चाओ जॉन के चेहरे ने एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। यह उनका परम कौशल था और वह मूल रूप से इसका उपयोग जी रेनवांग के खिलाफ करना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि उनके बीच का अंतर इतना बड़ा होगा? उसके पास शुरू से अंत तक इसका इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं था और वह जी रेनवांग से हार गया। अब ये शिवेन को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई जादू था जिसकी तुलना पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख से की जा सकती है। लेकिन वह माने या न माने, यह अभी भी हुआ है। थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप सीधे पूरे पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख के माध्यम से छेदी गई और उस पर खींचे गए अनगिनत ड्रैगन देवता एक एक करके सबके सामने ढह गए। इस भयानक शक्ति के सामने वे पूरी तरह से ढह गए। यह सीधे चित्र के बीच में पुश्तैनी ड्रैगन की ओर बढ़ा। आरेख में पैट्रिक ड्रैगन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आने वाले थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप को बर्फीली आंखों से देखा। उसने अपना मुंह खोला और आने वाले थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप का सामना करने के लिए अनगिनत ड्रैगन की लपटें निकाली। गड़गड़ाहट। 10 सेकंड से अधिक समय बीत गया और टक्कर अभी भी जारी थी। यह केवल कुछ सेकंड का था और यह बहुत छोटा लग रहा था, पर सबकी दृष्टि में वह एक सदी जितनी लंबी थी। क्या आपको लगता है कि यह सब है? आओ चाओजोंग, अच्छी तरह से देखो। यह दूसरे चरण का हमला है जिसे मैंने थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप के आधार पर विकसित किया है। यह पूर्ण सफलता नहीं है, लेकिन यह देने के लिए पर्याप्त है आप एक बड़ा आश्चर्य। ये जीवेन लगातार हौंफ रहा था। वह ठीक होने के लिए ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर और फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का लगातार संचालन कर रहा था। उसने उनका खुलकर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे अपनी पहचान छिपानी थी। उसकी ताकत भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थी और उसकी जादुई शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इस बार उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई थी और इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी जादुई शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई हो। यह एक चरम अनुभव था। बस जब सभी ने सोचा कि इस तरह का टकराव इसी तरह जारी रहेगा, तो मूल रूप से जो गड़गड़ाहट हुई थी वह अचानक आश्चर्यजनक तरीके से फूट पड़ी। बूम! थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप की शक्ति तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। सारी शक्ति एक साथ संघनित हो गई और बाहर निकल गई। टकराना। पैट्रिक ड्रैगन, जो शुरू में बिजली के बोल्ट के साथ गतिरोध में था, तुरंत हार गया। उसका विशाल शरीर कमर से 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके बाद एक और भी अधिक भारी बिजली का बोल्ट लगातार चार्ज होता रहा और उसके पूरे शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे वह स्क्रैप के ढेर में बदल गया। और यह पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख का मूल था। अब जब इसे तोप से उड़ा दिया गया था, पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख स्वाभाविक रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता था और सभी अजीब घटनाएं मौके पर ही ढह गईं। जो कुछ देखा जा सकता था वह आकाश में तैरता हुआ एक आरेख था और उस पर पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख की सामग्री खींची गई थी। धत्तेरी की। आओ चोजोंग पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख को वापस छीनने वाला था। आखिरकार यह केवल एक रगड़ने वाला संस्करण था और मूल नहीं, लेकिन सर्वोच्च जादुई शक्ति वाले आरेख को रगड़ना आसान नहीं था। सामग्री को सर्वश्रेष्ठ से चुनने की आवश्यकता है। इसे सिर्फ इसलिए न देखें क्योंकि यह एक कागज का टुकड़ा था, बल्कि वास्तव में यह एक सामान्य दिव्य उपकरण से अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप की सामग्री कबीले में बहुत अधिक नहीं थी और यह लगभग एक शीर्ष श्रेणी के दिव्य उपकरण के बराबर थी। हालांकि थंडर सम्राट की स्काई पियर्सिंग तोप की शेष ऊर्जा उसकी ओर विस्फोट करती रही। उसके पास अपने हाथ में लोहे के हलबर्ट को लहराने और वज्र ऊर्जा को अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख की रुकावट के बाद शेष ऊर्जा का बहुत कुछ नहीं बचा था। हालांकि इसमें कुछ प्रयास लगे, लेकिन इसे सफलतापूर्वक तितर बितर कर दिया गया। हालांकि जब वह पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख को पुनः प्राप्त करना चाहता था, तो उसने एक दृश्य देखा जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं। एक विशाल हाथ आकाश के माध्यम से टूट गया और सीधे पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख को पकड़ लिया। अचानक एक विशाल हाथ आकाश के माध्यम से टूट गया और पुश्तैनी ड्रैगन के दाव प्रवचन पेंटिंग को छीन लिया। दूसरों को दखल देने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को एक सरणी गठन से बंद कर दिया गया था। यहाँ तक राजा श्रेणी का मार्शल कलाकार भी कम समय में इसे पार नहीं कर पाएगा। हालांकि यह विशाल हाथ इसे करने में कामयाब रहा। इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी।
यह केवल ये जिवेन ही हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एओ चाओजोंग ने दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पूरा शरीर बाहर निकल आया, लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत धीमा था। वह केवल देख सकता था क्योंकि ये जिवेन ने अपनी जेब में पुश्तैनी ड्रैगन की डाव प्रवचन पेंटिंग रखी थी। उसके दिल से खून बह रहा था। यद्यपि इसकी शक्ति की तुलना किसी परम कोटि के दैवीय अस्त्र से नहीं की जा सकती थी, तथापि इसका मूल्य तुलनीय था। इस तरकीब को ये जिवेन ने तोड़ दिया और यहाँ तक पैट्रिक ड्रैगन के डाव प्रवचन आरेख को भी हटा लिया गया। कहा जा सकता है कि उन्हें दोहरा नुकसान हुआ था। मैं तुम्हें मार दूंगा, एओ चाओजोंग ने ये जिवेन पर दहाड़ा। उसकी आंखें असीम जानलेवा इरादे से भरी थीं। इस बार वो ये शिवेन से पूरी तरह से नाराज था। ये जिवेन ने अभी अभी पैट्रिक ड्रैगन की डाव प्रवचन पेंटिंग को अपनी जेब में रखा था। उन्होंने अभी तक इसे नहीं देखा था। भले ही यह असहनीय था, वह जानता था कि यह एक बहुमूल्य खजाना है। कुंजी यह थी कि क्या वह इस पेंटिंग में मार्शल आर्ट को समझ सकता है। इस कदम ने ये जिवेन को इसे हराने के लिए थंडर सम्राट स्वर्गीय तोप का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। कोई सोच सकता है कि यह कितना शक्तिशाली था। बेशक ये जिवेन को पैट्रिक ड्रैगन के डाव प्रवचन के चिन्ह में अधिक रुचि थी। यदि वह इसे लंबे समय तक समझ सकता है तो इससे उसकी साधना को बहुत लाभ होगा। हालांकि इसकी तुलना मूल पुश्तैनी ड्रैगन की डाव डिस्कोस पेंटिंग से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह काफी थी। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। हालांकि ये लाभ भविष्य के लिए थे। अभी उसे पहले एओ चाओजोंग को हराना था। पैट्रिक ड्रैगन सील। एओ चाओजोंग ने अपना हाथ फड़फड़ाया और एक सील बनाई, उसे ये जिवेन पर पटक दिया। पैट्रिक ड्रैगन सील एक क्रूर अजगर में तब्दील हो गई जो आसमान से नीचे झपटा मारती है। जमीन में दबे इस विशाल अजगर से पूरा आकाश ढक गया था। ये जिवेन पहली बार पैट्रिक ड्रैगन सील नहीं देख रही थी। उन्होंने इसे एक बार देखा था जब उन्होंने एओ चाओजोंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय यह सिर्फ एओ चाओजोंग का क्लोन था। पैट्रिक ड्रैगन सील जिसे वह वापस उपयोग करने में सक्षम था, वह अब उपयोग कर रहे एक की तुलना में फीका पड़ गया। जब एओ चाओजोंग की शक्ति कम हो गई तो यह कहा जा सकता है कि वह आकाश और पृथ्वी को उल्टने में सक्षम है। इसकी शक्ति असीमित थी। दूसरी ओर ये जिवेन गतिहीन रही। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी शानदार ढंग से चमक रही थी। यह पहली बार था कि उन्होंने थंडर डाउ की खेती के अलावा अन्य साधना को भी प्रकट किया था। वह इस दुनिया में चलने वाले एक सुनहरे बुद्ध की तरह थे। वह जहां भी जाता भूमि के प्राणियों को ज्ञान देता। उनके पास सर्वोच्च गुण थे। इस दृश्य ने दूसरों को पूरी तरह झकझोर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब ये जिवेन ने थंडर डाउ जादुई शक्ति के अलावा किसी अन्य साधना को प्रकट किया था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने केवल लाइटनिंग डाउ दिव्य क्षमताओं की खेती की थी। यही कारण है कि वह लाइटनिंग डाउ दिव्य क्षमताओं को इस हद तक विकसित करने में सक्षम था। सब कुछ समझाने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। वह अभी भी अपनी ताकत छुपा रहा था। वह निश्चित रूप से अपनी ताकत छुपा रहा था। यह थंडर डाउ की खेती के समान सरल नहीं था। ये जिवेन की जादुई शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जिसने उसे कुछ और साधना प्रकट करने के लिए मजबूर किया। इस स्तर पर भले ही उसकी पहचान उजागर हो जाए, वह कम परवाह नहीं कर सकता। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर थंडर बैटल आर्मर उसके सुनहरे शरीर के बाहर प्रकट हुआ और उसे अपने अंदर लपेट लिया। उसने अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा और पैट्रिक ड्रैगन सील से टकरा गया। भयानक दैवीय शक्ति ने एक पल में अधिकांश स्थान को चकनाचूर कर दिया। सब कुछ सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उसी समय थंडर डाउ की शक्ति एक चौंकाने वाले हमले में बदल गई और पैट्रिक ड्रैगन सील से टकरा गई। बूम! बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये शिवेन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एओ चाओजोंग के खिलाफ लड़ने के बाद से यह पहली बार नुकसान में था। यह पहले से अलग था जब एक आक्रामक पर था और दूसरा रक्षात्मक पर था। इस समय उसे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह जीत नहीं सकता। बड़े अफसोस की बात है, घातक विद्वान का थंडर सम्राट हेवन पियर्सिंग तोप शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। यह एओ चाओजोंग जितना अच्छा नहीं है। हालांकि पैट्रिक ड्रैगन के दाव व्याख्यान आरेख में भी बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन उसके पास इसकी एक प्रति है। यह खपत को आधा करने के लिए पर्याप्त है। आमतौर पर कुछ भी देखना काफी नहीं होता है, लेकिन निर्णायक क्षण में यह अंतर देखने के लिए पर्याप्त है। मुझे डर है कि यह अंतर और बड़ा ही होगा, फेंग नांटियन ने आह भरते हुए कहा। फेंग नांटियन को पता था कि उसका साधना स्तर क्या है। वह इसे केवल एक नजर से स्पष्ट देख सकता था। इस समय हर कोई यह भी देख सकता था कि ये शिवेन ने बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की थी। वह कदम अभी चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इससे उसकी अधिकांश ऊर्जा का उपभोग होना चाहिए था। ये शिवेन सांस लेने के लिए हॉन्फ रही थी। जैसा सबने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। उसकी मार्शल शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई थी।
यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसके पास नीव के रूप में अत्याचारी शरीर था, तो उसे एओ चाओजोंग के पैतृक ड्रैगन सील द्वारा मार दिया गया होता। मरना। एओ चाओजोंग ने लगातार पीछा किया और एक और पुश्तैनी ड्रैगन सील को पटक दिया। ये जिवेन पीछे हटते रहे और बचाव करते रहे। उसे एक मृत अंत में मजबूर होने में बहुत समय नहीं लगा। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरा पैतृक ड्रैगन का डाओ व्याख्यान आरेख ले लिया है? एक बार जब तुम मर जाओगे तो सब कुछ मेरे हाथों में आ जाएगा। एओ चाओजोंग ने ठंडेपन से कहा। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि एक शिवेन का आभामंडल अचानक बदल गया था। यह अचानक कई स्तरों से बढ़ गया था। नहीं, तुम जानबूझकर मुझे मेरे हमलों को शांत करने के लिए फुसला रहे थे। एओ चाओजोंग को तुरंत एहसास हुआ कि वह अभी एक शिवेन के जाल में फंस गया था। ये जिवेन ने एओ चाओजोंग को यह विश्वास दिलाने के लिए थकने का नाटक किया था कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए केवल थोड़ी सी जादुई शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वास्तव में वह ठीक होने के लिए समय की इस अवधि का फायदा उठा रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वह इतने कम समय में इस हद तक ठीक हो गया था। एओ चाओजोंग द्वारा याद दिलाए जाने के बाद आखिरकार सभी ने प्रतिक्रिया दी। ये जिवेन ने किस तरह की चाल चली? एओ चाओजोंग की तो बात ही छोड़िए, उन्हें भी धोखा दिया गया था, क्योंकि वे वास्तव में एक शिवेन की निचली रेखा को कभी नहीं समझ पाए थे। इसीलिए उनके साथ धोखा हुआ है। स्थिति बदलने वाली है। किसी ने कहा, यह सही है, आपने सही अनुमान लगाया है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। ये जिवेन के शरीर पर गड़गड़ाहट की शक्ति तुरंत गड़गड़ाहट के समुद्र में बदल गई। भयानक शक्ति पल भर में भड़क उठी। उन्होंने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उससे बहुत दूर नहीं था। इससे उसकी युद्ध प्रभावशीलता प्रभावित नहीं हुई। आपकी किंवदंती यहाँ समाप्त होनी चाहिए। यह समाप्त होने का समय है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एओ चाओजोंग के साथ लड़ने के लिए थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट को अपने हाथ में ले लिया। आप वास्तव में अपने चरम पर पहुंच गए हैं। यह मेरी गलती थी जिसने आपको यह अवसर दिया। दुर्भाग्य से यह बेकार है। दुर्भाग्य से जब आप ठीक हो गए हैं तो मैं भी अपने चरम पर पहुंच गया हूँ। एओ चाओजोंग ने जैसे को तैसा तरीके से कहा। वह अपने हाथ में परशु को लहराता रहा और एक शिवेन से टकराता रहा। भयानक ड्रैगन ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली। शरीर वह भी अपने चरम पर पहुंच गया था। वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। उसने अपने साधना स्तर को भी चरम पर पहुंचा दिया था और हर प्रहार एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को मरे हुए दायरे के शिखर पर मार सकता था। इस स्तर पर उन्होंने वास्तव में सिद्धता के शिखर तक साधना की थी। जब तक वह जी रेन वैंग जैसे संकी का सामना नहीं करता, वह जय रहेगा। वह ऋषि दायरे के करीब था। वह केवल आधा कदम दूर था। कुछ विशेषताएं जो केवल साधु क्षेत्र की थीं, उनके शरीर पर भी प्रकट हुई थीं। अगर मैं आज तुम्हें मार दूं, तो मेरी मान स्थिति में सुधार होगा और मैं सीधे साधु के दायरे में पहुंच जाऊंगा। इसलिए मरो। एओ चाओजोंग ने पहले ही ये जिवेन को अपने दिमाग में एक अद्वितीय दुश्मन के रूप में आकार दे दिया था। ऐसा करने का लाभ यह था कि यदि वह ये जिवेन को मार सकता था तो उसका दिमाग मुक्त हो जाएगा और उसकी आध्यात्मिक साधना में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। हालांकि दूसरी ओर अगर कोई ये जिवेन को नहीं मार सका तो उसके दिल में यह गांठ दिल के शैतान में बदल जाएगी और उसे जिंदा खा जाएगी। यह फायदे और नुकसान दोनों के साथ एक साधना पद्धति थी। इसलिए कोई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वे बेहद आत्मविश्वासी न हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे पास हो? ये जिवेन ने रूखेपन से कहा। नुकसान में होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। एओ चाओजोंग के लोहे के परशु ने हवा के माध्यम से आकाश को चकनाचूर कर दिया। यह वास्तव में एक लंबे ड्रैगन में बदल गया। उसके हाथ में लोहे का हलबर्ड एक शक्तिशाली ड्रैगन भगवान की रीढ़ से जाली था जो गिर गया था। यह बहुत भयानक था। सेज रियल्म के कुछ विशेषज्ञों ने जब उस चाल को देखा तो वे अपने भावों को बदले बिना नहीं रह सके। वह साधु क्षेत्र के करीब था। जैसे ही यह लंबा अजगर आसमान में ले गया, आसपास का वातावरण तुरंत ड्रैगन जनजाति के राज्य में बदल गया। अनगिनत रहस्यमय ड्रैगन आसमान में उड़ गए और भीतर रहते थे। यह ड्रैगन का साम्राज्य है, एक दिव्य साम्राज्य। यह एक दिव्य साम्राज्य है। एओ चाओजोंग ने वास्तव में एक दिव्य साम्राज्य का उपयोग किया है। किसी ने कहा, यह वास्तव में एक दिव्य साम्राज्य है जो आकार लेने वाला है। एक बार उसका दैवीय राज्य आकार ले लेगा तो यह वास्तव में बुरा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी खेती पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। वह अभी भी इसे पहले छुपा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेडली स्कॉलर के पास क्या क्षमताएं हैं। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक दिव्य साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। यह सही है। केवल एक चीज जो ऋषि साम्राज्य के दिव्य साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकती है वह स्वयं दिव्य साम्राज्य है। इसके साथ ही कोई भी ये शिवेन की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। मेज पलट चुकी थी और ये जिवेन ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ में आ गई थी।
आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि घातक विद्वान क्या करने जा रहा है। जिस क्षण दिव्य साम्राज्य प्रकट हुआ, येज़िवेन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अंतहीन ईश्वरीय शासन की जंजीरों से घिरा हुआ था। वह इसे बाहर से नहीं देख सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह एक दैवीय राज्य है। भले ही यह एक दैवीय राज्य था जिसे अभी आकार लेना बाकी था, फिर भी इसमें अनंत क्षेत्र के शिखर पर किसी को पूरी तरह से दबाने की शक्ति थी। दैवीय राज्य लोगों से भिन्न थे। दुनिया के अनगिनत कानूनों के संघनन से लोगों का निर्माण हुआ। सभी कानून अभी भी दुनिया के समान ही थे, लेकिन जोर अलग था। कुछ लोगों ने वे ऑफ थंडर की साधना की और थंडर के नियम विशेष रूप से सक्रिय होंगे। हालांकि दैवीय राज्य अलग थे। यह एक ऐसा स्थान था जो पूरी तरह से दिव्य गुरु द्वारा नियंत्रित था। भगवान ने कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। यह कोई किंवदंती नहीं थी, यह पेचीदा होने वाला था। तो यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है। येज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह अनगिनत दिव्य कानूनों से घिरा हुआ था। उसने अपनी मुक्ति की आंख खोली और पाया कि अखाड़े के नियमों को संशोधित किया गया था। वह जो चाहे कर सकता था। वह सबसे भयानक हिस्सा था। हुश हुश। येज़िवेन के शरीर से गड़गड़ाहट और बिजली की बारिश हुई। उसने गरजने और बिजली चमकने का अपना क्षेत्र खोल दिया और येज़िवेन के दैवीय साम्राज्य का जबरन विरोध किया। हालांकि गड़गड़ाहट और बिजली का उनका क्षेत्र केवल 3 फीट के दायरे को ही कवर कर सका। बाकी डोमेन पूरी तरह से कंप्रेस था। ईश्वरीय साम्राज्य की शक्ति बहुत भयानक थी। यदि यह पूरी तरह से बना हुआ दैवीय साम्राज्य होता तो येज़िवेन को बिजली और गरजने के अपने क्षेत्र को खोलने का अवसर भी नहीं मिलता। यह बेकार है। तुम मेरे दिव्य साम्राज्य को हिला नहीं सकते, एओ चाओज़ोंग ने ठंडेपन से कहा। उसके हाथ में लोहे का हलबर्ड विस्मयकारी प्रकाश के फटने से फट गया। येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि एओ चाओज़ोंग अपने आप में एक दिव्य साम्राज्य को संघनित नहीं कर सकता था। यह संभावना थी कि उसने लोहे के परशु की शक्ति उधार ली थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने एक महान जादुई शक्ति को संघनित करने के लिए पैट्रिक ड्रैगन डाओ आरेख का उपयोग किया था। हालांकि इसकी मदद नहीं की जा सकी। ड्रैगन द्वीप को अनगिनत वर्षों के लिए पारित कर दिया गया था। इसमें सभी प्रकार के गुप्त खजाने और जादुई शक्तियां थीं। यह कुछ ऐसा था जिससे दूसरे केवल ईर्ष्या कर सकते थे। मरना। एओ चाओज़ोंग ने अपने परशु के साथ येज़िवेन पर हमला करते हुए अपने दिव्य साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। सभी जानते थे कि वह वास्तव में क्रोधित था। वह अपनी सर्वोच्च शक्ति से येज़िवेन को कुचलकर मार डालना चाहता था। केवल इसलिए नहीं कि येज़िवेन ने पैट्रिक ड्रैगन के दाव शिक्षण आरेख को जब्त कर लिया था, बल्कि इसलिए भी कि जीरेन वांग ने उसे पीटा था। वह अपना नाम साफ करना चाहता था और अपना सम्मान वापस लेना चाहता था। मैं एक दिव्य राज्य बनाना चाहता हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई नहीं। आओ चाओज़ोंग की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी। उसके हाथ में लोहे का हलबर्ड एक शक्तिशाली ड्रैगन की आभा का उत्सर्जन कर रहा था। यह एक शक्तिशाली दिव्य अजगर की तरह था जो पुनर्जीवित होने वाला था। येज़िवेन पीछे हटती रही और विरोध करती रही। ईश्वरीय साम्राज्य की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। अपनी ताकत से भी उन्होंने महसूस किया कि विरोध करना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, न ही उन्होंने कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाया। उसकी आंखें स्थिर जल की तरह शांत थीं, जिनमें एक भी लहर नहीं थी। उसके शरीर के भीतर रहस्यमय स्थान इस दिव्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी का पागलपन से विश्लेषण कर रहा था। यह एक दुर्लभ अवसर था। आमतौर पर उसे समझने के लिए एक दिव्य राज्य को इतने खुले तौर पर कब प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि यह बहुत ही रोमांचकारी वातावरण था। यह वास्तव में एक दुर्लभ अवसर था। यदि यह पूर्ण दैवीय राज्य होता तो वह बहुत पहले ही हार चुका होता। इसे समझने के लिए उसके पास समय होना असंभव होता। वह पीछे हटता रहा और बचाव करता रहा। पूरा दृश्य तत्काल एओ चाओज़ोंग के नियंत्रण में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एओ चाओज़ोंग के पास इतनी छिपी हुई ताकत होगी। मैं अभी नहीं बता सकता। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि एओ चाओज़ोंग कमजोर है, लेकिन जीरेन वांग बहुत मजबूत है। लड़ाई का परिणाम अब तय होना चाहिए। कोई भी ईश्वर राष्ट्र के खिलाफ तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि वे ईश्वरीय मास्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ न हों। नहीं, वह वास्तव में एक दोष है। फैंग नांटियन ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, एओ चाओज़ोंग की सबसे बड़ी खामी यह है कि उसका गॉड किंगडम स्वयं संघनित नहीं है। इसके बजाय वह अपने हाथ में ड्रैगन हेलबर्ड पर निर्भर है। केवल इस ईश्वर राज्य को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। अपनी जादुई शक्ति से, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे हमेशा कायम नहीं रख सकता। एक बार यह गिर गया तो वह मर जाएगा, और वो डेडली स्कॉलर शायद इसी मौके का इंतजार कर रहा है। यह केवल एक बात है कि अंत में कौन बना रह सकता है। इस समय हालांकि बाहर के लोगों के पास फैंग नांटियन की दूरदर्शिता नहीं थी, फिर भी उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हालांकि एओ चाओज़ोंग के हमले बहुत भयंकर थे, येज़िवेन बहुत मुश्किल स्थिति में थी। जीवेन बहुत मुश्किल स्थिति में थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई छोटी सी नाव हो जो किसी भी समय राक्षसी लहरों में डूब जाएगी। हालांकि चाहे कितने भी हमले क्यों न किए गए हों, येज़िवेन हमेशा समय पर सभी हमलों को रोकने में सक्षम थी। हालांकि वह एक मुश्किल स्थिति में था और उसके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए थे, लेकिन वे घातक नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एओ चाओजोंग की आध्यात्मिक शक्ति के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है? यह सही है, यह उसके लिए एकमात्र मौका है। कुछ पैनी नजरों से कुछ लोगों ने पहले ही कुछ सुरागों का अंदाजा लगा लिया था। एओ चाओजोंग एक आश्चर्यजनक हमले के लिए पूरे दैवीय साम्राज्य की शक्ति का उपयोग कर रहा था। मूल रूप से उसकी ताकत येक्षिवेन के बराबर थी, लेकिन वह येक्षिवेन को हराने में सक्षम था, जो अच्छी स्थिति में था। यह सबसे अच्छा प्रमाण था। हालांकि उसके पास अभी भी आखिरी तिनके की कमी थी जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। एओ चाओजोंग की आंखों से अंतहीन जानलेवा इरादे फूट पड़े। उसने जल्दी से येज़िवेन की योजना का अंदाजा लगा लिया और ठंडेपन से कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? इसके बारे में सोचो भी मत। जैसा कि उन्होंने कहा, एओ चाओजोंग ने अपनी हथेली को फड़फड़ाया और एक सुनहरा फल दिखाई दिया। यह फल एक दिव्य अजगर के आकार का था और यह किसी भी समय सील को तोड़कर अंतहीन शून्य में उड़ने वाला था। बाहर कई लोगों ने अपनी लार निगल ली। इसके स्वरूप को देखकर ही वे बता सकते थे कि यह कोई साधारण खजाना नहीं था। क्या यह औषधीय ड्रैगन फल हो सकता है? किंवदंती है कि केवल अंतहीन ड्रैगन के रक्त में भिगोने से ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने में संघनित हो सकता है। पवित्र शक्ति, उनके पास ऐसा दुर्लभ फल भी है। ड्रैगन द्वीप वास्तव में स्वर्ग विरोधी है। कुछ लोग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उनके लिए इस तरह का जादुई अमृत केवल किंवदंतियों में देखा गया था। यहाँ तक कि फैंग नांटियन भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। इस औषधीय ड्रैगन फ्रूट का मूल्य अथाह था। आओ चाओजोंग वास्तव में एक प्रतिभा होने के योग्य था जिसे विकसित करने के लिए ड्रैगन द्वीप ने बहुत प्रयास किया था। यह कहा जा सकता है कि उसने सभी प्रकार के जादुई खजाने का निर्माण किया था। यह औषधीय ड्रैगन फल होना चाहिए। यदि हमारे पास औषधीय ड्रैगन फल का समर्थन है तो यह जीवन छीनने वाले विद्वान की योजना पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगी, फैंग नांटियन ने अफसोस के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एओ चाओजोंग के हाथ में औषधीय ड्रैगन फ्रूट उड़ गया और उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। औषधीय शक्ति के अंश सीधे एओ चाओजोंग के शरीर में प्रवेश कर गए। उसे इसे निगलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और इसने जल्दी से उसके शरीर में उस आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भर दिया जो समाप्त हो चुकी थी। औषधीय ड्रैगन फ्रूट का असर कहने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक औषधीय ड्रैगन फल होने के कारण उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने की चिंता नहीं करनी होगी। इसके अलावा इस औषधीय ड्रैगन फ्रूट को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। इसकी जड़ें अभी भी बरकरार थीं और इसे फिर से लगाया जा सकता था। खपत औषधीय शक्ति को भी तेजी से भर दिया जा सकता है। इसका प्रभाव और मूल्य असीमित था। औषधीय ड्रैगन फ्रूट की पुनःपूर्ति के साथ एओ चाओजोंग के हमले और भी बेलगाम हो गए। उसने उन सभी बड़ी चालों का इस्तेमाल किया था जिनसे वह पहले डरता था और येक्षिवेन को विरोध करना और भी मुश्किल लगा। एक बाहरी व्यक्ति की नज़र में यह एक बड़ा सवाल था कि येक्षिवेन कितने समय तक विरोध कर सकता था। वह जीवन छीनने वाला विद्वान वापस लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका है। वह केवल अखाड़े के किनारे पर छिप सकता है और अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर सकता है। उनका भौतिक शरीर वास्तव में भयानक है। मैंने उनके भौतिक शरीर को एओ चाओजोंग द्वारा कई बार टूटते हुए देखा है। हालांकि यह पलक झपकते ही सुधर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक अनंत क्षेत्र का विशेषज्ञ तब तक ठीक हो सकता है जब तक उसके पास एक ही कोशिका है। हालांकि इसके लिए अभी भी समय की आवश्यकता है। मुझे डर है कि चरम पर एक सामान्य सनातन क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से एक बड़ा शॉट सांस लेने और कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वास्तव में वह जीवन छीनने वाला विद्वान बहुत मजबूत है। उसे निश्चित रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में माना जा सकता है। वह एओ चाओजोंग के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है जो शाश्वत क्षेत्र मध्यवर्ती चरण की साधना के साथ शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर है। उन्हें इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। हर कोई मूर्ख नहीं होता। अगर उन्होंने सोचा होता कि येज़िवेन ने शुरुआत में अपनी ताकत को छुपाया था और केवल शाश्वत क्षेत्र मध्यवर्ती चरण की ताकत प्रदर्शित की थी, तो वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वह वास्तव में शाश्वत क्षेत्र मध्यवर्ती चरण में था। अन्यथा उसने इतने महत्वपूर्ण क्षण में विस्फोट के कोई संकेत नहीं दिखाए होते। अगर उनमें से किसी को भी कोई नुकसान होता है तो मुझे डर है कि उनके पीछे शक्तिशाली अस्तित्व इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। दो प्रतिभाओं के बीच टकराव देर सवेर होगा। यह अफसोस की बात है कि फैंग जिहाओ और उन दोनों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। मैंने सोचा कि भले ही उसकी तुलना जी रेनवांग जैसे शक्तिशाली अस्तित्व से नहीं की जा सकती जो कुरपुर्स्ट रोड पर हावी था, फिर भी वह अपने साथियों के बीच सर्वोच्च शासन करने में सक्षम होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन दोनों की तरह एक ही सांस में उनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता है।
प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बड़े दृश्यों में उन दोनों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। आखिरकार वे अपने कबीले से नहीं थे। इसके अलावा जो विजयी हुआ उसके अपने कबीले का दामाद बनने की बहुत संभावना थी। इस समय ये जिवेन लगातार विरोध कर रही थी। एओ चाओजोंग के विस्फोट से वह लगातार नष्ट हो गया था। वह पूरी तरह से गड़बड़ लग रहा था। एओ चाओजोंग वास्तव में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। वास्तव में ये जिवेन ने अब तक जितने भी दुर्जय विरोधियों का सामना किया था उनमें से किसी से भी अधिक भयानक था। वह मरे हुए दायरे में एक दिव्य राष्ट्र को संघनित करने में सक्षम था। यदि उसे किसी दैवीय उपकरण की सहायता भी मिली होती तब भी यह बहुत आश्चर्यजनक था। इतनी तीव्र टक्कर के बाद उसका थंडर ड्रैगन हल्बर्ट पहले से ही दरारों से भरा हुआ था। थंडर ड्रैगन हल्बर्ट को उसके द्वारा मौके पर ही परिष्कृत किया गया था। एओ चाओजोंग के हाथ में आयरन हल्बर्ट की तुलना में एक स्पष्ट अंतर था। यह एक शीर्ष श्रेणी के दिव्य उपकरण के बहुत करीब था। इस दर पर यह अवश्यंभावी था कि परशु सीधे गिर जाएगा। हालांकि वह इस तरह की गड़बड़ी में था, प्रभाव उत्कृष्ट था। ईश्वरीय राष्ट्र की उनकी समझ में उन्हें एक मौलिक सफलता मिली। मूल रूप से उन्हें केवल दैवीय राष्ट्र की प्रकृति की सही समझ थी। वह इसे केवल प्राचीन पुस्तकों से ही समझ सकता था, लेकिन अब उन्हें इसकी गहरी और स्पष्ट समझ थी। वह भ्रमित नहीं था कि दैवीय राष्ट्र क्या है। जब वह भविष्य में इस स्तर पर पहुंचे तो एक दैवीय राष्ट्र को संघनित करना जो उनका था केवल एक विषय होगा। यहाँ तक उनके शरीर के भीतर अनगिनत आकाशगंगाओं से बना ब्रह्मांड भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इस तरह से ये जिवेन ने दिव्य राष्ट्र में कुछ परिवर्तन किए। वह लगातार अपने शरीर के भीतर आकाशगंगाओं के ब्रह्मांड को एक विशाल दिव्य राष्ट्र में परिवर्तित कर रहा था। हालांकि यह अभी शुरुआत थी, यह पहले से ही एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन यह जहां तक जाता है, ये जिवेन ने एओ चाओजोंग के हमले को डिफ्लेक्ट किया। उनके शरीर पर आभा फैल रही थी। हालांकि वह इसे समझना जारी रखना चाहता था ताकि भविष्य में उसके लिए एक दैवीय राष्ट्र को संघनित करना आसान हो जाए। समय किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर वह निष्क्रिय रूप से इस तरह पीटता रहा तो उसे पीट कर मार डाला जाएगा। एओ चाओजोंग का हमला गिरते हुए पहाड़ जैसा था। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भाग को पहले ही समझ लिया था। जो कुछ बचा था वह एक दैवीय राष्ट्र को संघनित करने की तैयारी में अन्य भागों को निकालना था। मैं आपके दिव्य राष्ट्र को एक चाल में कुचल दूंगा, ये जिवेन चिल्लाया। उसके शरीर से कुछ निकला। हर कोई दंग रह गया। ये जिवेन ने वास्तव में कहा था कि वह एओ चाओजोंग के दिव्य साम्राज्य को एक चाल से नष्ट कर सकता है। यह कैसे संभव था? एक ही चाल से एक दिव्य साम्राज्य को नष्ट करना। उनके लिए यह किसी किंवदंती से अलग नहीं था। ये जिवेन ऐसा कैसे कर सकती थी? फिर आप इसे क्यों नहीं आजमाते? एओ चाओजोंग दहाड़ा। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने उस बेचैनी को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। क्या मजाक! यदि एक दैवीय साम्राज्य इतनी आसानी से नष्ट हो सकता है तो यह दैवीय मास्टर्स के लिए दिव्य मास्टर स्तर से नीचे के अन्य देवताओं को दबाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार नहीं बनता। ये जिवेन के शरीर से कुछ ऐसा निकला जिसे कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अस्पष्ट रूप से हर कोई केवल आकाश से उतरते एक विशाल सिर वाले ड्रैगन को देख सकता था जो एओ चाओजोंग के दिव्य साम्राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जैसे कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हुए एओ चाओजोंग का डिवाइन किंगडम, जो मूल रूप से बेहद अत्याचारी था, सबके सामने इंच दर इंच उखड़ने लगा। लोहे के हल्बर्ट के भीतर ड्रैगन सोल जो जगाने वाला था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भयावह हो गया है और तुरंत पीछे हट गया। इस दैवीय साम्राज्य को लोहे के परशु ने ही बनाए रखा था। अब जब लोहे के हल्बर्ट के भीतर ड्रैगन आत्मा डर गई तो पूरा दिव्य साम्राज्य एक पल में पूरी तरह से ढह गया। सब दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। एओ चाओजोंग पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ईश्वरीय साम्राज्य वास्तव में बिखर जाएगा और वह एक पल में बिखर जाएगा। यह सिर्फ एक छोटा सा नहीं था, लेकिन यह सब एक पल में था। वह किस तरह की तकनीक है? वह साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने जो कुछ भी महसूस किया वह उसके दिल की गहराई से आई धड़कन की भावना थी, जो एक पल में उसके दिमाग को घेर लेती थी। यह ऐसा था जैसे वह अपनी प्रजाति के प्राकृतिक दुश्मन से मिल गया हो। यह अभूतपूर्व था। ऐसी कई प्रजातियां थीं जो ड्रैगन को खाने की हिम्मत रखती थीं, जैसे कि गोल्डन डिवाइन हॉर और गोल्डन विंग्ड रॉक। हालांकि ऐसा करने की हिम्मत करने वाले अपनी प्रजाति के विशेषज्ञ थे। दूसरी ओर यदि ड्रैगन जाति के विशेषज्ञ बदला लेना चाहते तो एक दूसरे को मार भी सकते थे। इसे केवल एक पारस्परिक शिकारी माना जा सकता है, न कि प्राकृतिक शत्रु। ड्रैगन रेस के स्तर पर लगभग कोई अन्य प्राकृतिक दुश्मन नहीं थे और किसी भी प्राणी के लिए ड्रैगन रेस का प्राकृतिक दुश्मन बनना असंभव था। हालांकि उसके दिल में ऐसी भावना थी और यह निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं था। हालांकि उसके पास स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था। डिकैपिटेटेड ड्रैगन के शरीर पर एक रहस्यमय उतार चढ़ाव छिपा हुआ था जो हर किसी को चुभती आंखों से अलग कर रहा था।
हुश। जबकि एओ चाओजोंग अभी भी अचंभे में था, ये जिवेन, जिसने एक पल में दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, उसके सामने पहले ही आ गया था। उसने अपनी हथेली खोली और अनगिनत बिजली के बोल्ट संघनित हुए, तुरंत एक बिजली के भाले में बदल गए जो एओ चाओजोंग की छाती में चुभ गया। गर्जन। एक गगनभेदी गर्जना के साथ एओ चाओजोंग की छाती को छेद दिया गया था और उसका पूरा शरीर हवा में खून के निशान छोड़ते हुए उड़ गया था। इस मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और उसके सिर पर औषधीय ड्रैगन फ्रूट को उड़ने का समय भी नहीं मिला था जब उसे येजिवेन ने पकड़ लिया। वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया। हालांकि मरे हुए दायरे के विशेषज्ञों को तब तक पुनर्जीवित करने में सक्षम होने के लिए जाना जाता था जब तक कि एक एकल कोशिका अभी भी अस्तित्व में थी और उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन वास्तव में चोट के स्थान के आधार पर पुनर्प्राप्ति की कठिनाई अलग थी। उसका पूरा दिल येजिवेन के भाले से कीमा बनाया हुआ मांस में घुस गया था और नुकसान इतना बड़ा था कि केवल उसका सिर फट गया। वह चीज उसके हाथ में क्या है? यह वास्तव में एक दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। हर कोई हैरान रह गया। येजिवेन के हाथ में जो चीज थी वह बहुत ही रहस्यमयी थी, खासकर उनके लिए जिन्हें येशिवेन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। उन्हें लगा जैसे उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी मौका है? येजिवेन के शरीर से बिजली का निकलना जारी रहा और एक और बिजली का भला बना जो एओ चाओजोंग की ओर फटा। बूम! एओ चाओजोंग के पूरे शरीर को फिर से उड़ा दिया गया। उसके दोनों तुरुप के पत्ते येशिवेन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। अभी वह उठा ही था और पलटवार करने ही वाला था कि तभी आकाश में भयानक बिजली एक बार फिर चमक उठी। यह कोई और नहीं बल्कि थंडर सम्राट स्काई पियर्सिंग तोप थी। दरार, अनगिनत बिजली के बोल्ट चटक गए और एक पल में बिजली की अंतहीन शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सीधे एओ चाओजोंग के शरीर को नष्ट कर दिया। कबूम! भयानक शक्ति ने एओ चाओजोंग के शरीर के आधे हिस्से को उड़ा दिया और वह बेहद दुखी दिख रहा था। उसके पास विरोध करने या प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था और इस बार वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया। एओ चाओजोंग कदम दर कदम पीछे हटते गए और उनके चेहरे पर डरावनी झलक दिखाई दी। उनमें अब जरा सा भी अहंकार नहीं था, न ही उनमें अद्वितीय चरित्र का व्यवहार था। ऐसा तब भी नहीं था जब वह जी रेनवांग के खिलाफ लड़ रहे थे। जब वह जी रेनवांग के खिलाफ लड़ रहा था, भले ही वह हार गया हो, तब भी वह सोचेगा कि उसकी साधना उसके प्रतिद्वंद्वी से बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया था और यह अभी भी अज्ञात था कि भविष्य में एक ही क्षेत्र में लड़ने पर कौन विजयी होगा। लेकिन अब उनके प्रतिद्वंद्वी की खेती उनके मुकाबले कम थी और फिर भी उन्होंने लगातार अपने तुरुप के 2 पत्तों को नष्ट कर दिया था। उसे भारी नुकसान हुआ और दोहरा नुकसान हुआ। इसने उनके अजेय हृदय पर एक छाया डाली थी। उसके पास अब वह अजेय आत्मविश्वास नहीं था जो उसके पास शुरुआत में था। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? क्या तुम जी रेनवांग को चुनौती नहीं देना चाहते थे? तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ है? येजिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी ओर दौड़ा। मेडिसिन ड्रैगन फ्रूट को उसने पालतू बना लिया था और अब वह उसके नियंत्रण में था। थोड़े ही समय में उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधे से अधिक को पुनः प्राप्त कर लिया था और एक और हमला किया। उसने सीधे एक मुक्का मारा और आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई। पफ! एओ चाओजोंग को मुक्के से मारा गया था और जिस मांस को उसने बड़ी मुश्किल से बरामद किया था वह फिर से टूट गया। उसका पूरा शरीर उड़ गया और आकाश में हर जगह खून बिखर गया। सब खत्म हो गया। एओ चाओजोंग इस बार वास्तव में समाप्त हो गया है। यहाँ तक सबसे अनिच्छुक व्यक्ति को भी इसे स्वीकार करना पड़ा। यह घातक विद्वान बहुत भयानक है। वह एक दिव्य राष्ट्र को भी नष्ट कर सकता है। उसके साधन हमारे विचार से कहीं अधिक भयानक हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उसका क्लोन हार गया था। पहले यह केवल उसका क्लोन था जो पराजित हुआ था और इसने उसके अजेय हृदय को प्रभावित नहीं किया। लेकिन अब जब उसका वास्तविक शरीर पराजित हो गया था, इसने उसके अजेय हृदय को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था और उसे निराशा हुई। आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आपको अब और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी किस्मत में हारना तय है और तुम मुझे हरा नहीं सकते। येजिवेन ने फिर से हमला किया और उसकी मुट्ठी एओ चाओजोंग पर लगी, जो अभी भी मध्य हवा में उड़ रहा था, सीधे जमीन पर। एक गहरी दरार छोड़ दी गई थी अविनाशी अखाड़ा और यह बेहद क्रूर लग रहा था। न केवल वह एओ चाओजोंग को हराना चाहता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में अपने आत्मविश्वास को कुचलना चाहता था और भविष्य के विकास के लिए अपने कमरे को नष्ट करना चाहता था। अन्यथा यदि ऐसा व्यक्ति इस अवस्था से गुजर जाता तो वह बहुत बड़ा शत्रु बन जाता। अपने शत्रु पर दया करना स्वयं के प्रति सबसे बड़ी क्रूरता थी। येशिवेन इस सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकती थी? नहीं, मैं उसे जारी नहीं रख सकता। फेंग नांटियन ने अंत में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। एओ चाओजोंग ने पासा पलटने का कोई मौका गंवा दिया था, लेकिन वह एओ चाओजोंग के आत्मविश्वास को कुचलने के लिए तैयार नहीं था।
कम से कम प्राचीन फीनिक्स दायरे में नहीं, वरना वह ड्रैगन द्वीप का जवाब देने में सक्षम नहीं होता। उसने सीधे शून्य को तोड़ दिया, एओ चाओजोंग को पकड़ लिया और उसे बाहर भेज दिया। ये ज़िवेन ने हस्तक्षेप नहीं किया। वास्तव में उनके लिए हस्तक्षेप करना बेकार था। किंग रैंक का मार्शल कलाकार वह नहीं था जिसके साथ वह अभी हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन यह काफी था। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था। पैट्रिक ड्रैगन का दाववादी आरेख और मेडिसिन ड्रैगन फल सभी सतह पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ईश्वरीय राष्ट्र की संरचना की अद्भुत समझ हासिल की थी। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था। उसने अभी जो उपयोग किया वह टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन था। किंवदंती के अनुसार यह एक रहस्यमय उपकरण था जिससे ड्रैगन जाति सबसे अधिक नफरत करती थी और ड्रैगन जाति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब जबकि उसने इसका परीक्षण कर लिया था, ब्रोकन ड्रैगन स्टोन ने एओ चाओजोंग के गॉड नेशन को लगभग एक पल में तोड़ दिया। यदि यह एओ चाओजोंग नहीं होता लेकिन जी रेनवांग होता तो वह ब्रोकन ड्रैगन स्टोन का उपयोग करने के लिए नहीं चुना होता। 10,000 तकनीक रूले का उपयोग करना अधिक सुरक्षित होता। सब कुछ उसके नियंत्रण में था और अंत में वह जीत गया था। इस जीत के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी और खूब हिसाब लगाया था। दूल्हे की खोज प्रतियोगिता का अंतिम विजेता तय कर दिया गया है। वह कोई और नहीं बल्कि मार्शल संप्रदाय से जीवन चुराने वाला विद्वान है। फैंग नांटियन की राजसी आवाज ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था जब उन्होंने अखाड़े के केंद्र में डेडली स्कॉलर की आकृति को धीरे धीरे बदलते देखा। यह एक शिवेन में बदल गया। फैंग नांटियन की आंखें चौड़ी हो गईं और असीम क्रोध उनके सिर पर चढ़ गया। उसे बरगलाया गया था, उसे बरगलाया गया था। उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि काली हो गई है और उसे चक्कर आ गया। उसे किसी के द्वारा बरगलाया गया था और उस समय उसी व्यक्ति द्वारा। उसने सभी खतरों को रोकने के लिए वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह सोच सकता था और फिर भी वह सफल रहा। वे चैंपियन बन गए थे। इस क्षण वह आखिरकार जान गया कि उसके दिल में बेचैनी कहां से आई थी। यह पता चला कि उसने गलत गणना की थी। इस आदमी ने खुद को किसी और के रूप में प्रच्छन्न किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ था। यह एक पूर्ण अपमान था और उसे किसी और ने मूर्ख बनाया था। उसने शीर्ष 10 में सभी के वास्तविक शरीरों को देखने के लिए अपनी ट्रांसेंडेंस आंखें खोली थी और उसने उनमें कुछ भी गलत नहीं देखा था, जिसमें यह तथाकथित डेडली स्कॉलर भी शामिल था। दूसरे शब्दों में, सभी ने इस डेडली स्कॉलर को गलत समझा था। सभी ने सोचा था कि वह सिर्फ एक तथाकथित जीनियस था जिसे मार्शल संप्रदाय ने तैयार किया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह भेस में एक शिवेन होगा। चाहे वह संदिग्ध कुनपेंग हो या ये वुडी, वे सभी ढोंग थे। वे सभी का ध्यान आकर्षित करने के लक्ष्य थे। यह सोचकर उसे खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। बेशक ये ज़िवेन ने ये वुडी के साथ सांठगांठ नहीं की थी। हालांकि फैंग नांटियन के दृष्टिकोण से ये ज़िवेन और ये वुडी ने बहुत पहले सांठगांठ कर ली थी। एक ध्यान आकर्षित करना था और दूसरा अंधेरे में कार्य करना था। उनका सहयोग त्रुटिहीन था और उन्होंने सभी को निभाया था। यह सिर्फ फैंग नांटियन नहीं था। सभी में खलबली मच गई। वह कौन है? क्या यह डेडली स्कॉलर की मूल पहचान हो सकती है? कोई दंग रह गया। उसने ये ज़िवेन के मुख्य शरीर की ओर इशारा किया और कहा, ये शिवेन के मुख्य शरीर के बारे में हर कोई नहीं जानता था। हे भगवान, यह ये ज़िवेन है। मेरे भगवान, घातक विद्वान ये ज़िवेन है। ये ज़िवेन, क्या वह ये ज़िवेन है? हर कोई हंगामे में था। वे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। किसी को पता होना चाहिए कि बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे कि एक शिवेन आएंगे या नहीं। लेकिन जब मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई थी तब भी उन्होंने एक शिवेन को दिखाई नहीं दिया था। वे बहुत निराश थे और उनमें से कुछ ने बहुत से अजीब शब्द भी कहे थे। यह उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारने जैसा था जिससे वे तारे देखते थे। हे भगवान, ये ज़िवेन सिर्फ 100 वर्षों में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? 100 साल पहले किसी ने एक शिवेन को लड़ते हुए देखा था। हालांकि एक शिवेन ने पहले ही कई लोगों को चकित कर दिया था। यह केवल आश्चर्यजनक था। यह सबको चौंका देने के लिए काफी दूर था। अब जबकि उसने लगातार सफलताएं हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि एओ चाओजोंग, जो मरे हुए दायरे के शिखर पर था, उसका कोई मुकाबला नहीं था और उसे कुत्ते की तरह पीटा गया था। ऐसा कहा जा सकता है कि एक शिवेन के बारे में किंवदंतियां महज किंवदंतियां थीं। हालांकि आज उनकी ताकत सभी ने देखी थी। ऐसी कोई अफवाह नहीं थी कि बिजली के रास्ते में ये ज़िवेन की साधना इतने चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, अपनी पहचान छिपाने के लिए ये ज़िवेन अपने कई मूल कौशल का उपयोग नहीं कर सका। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने एओ चाओजोंग को हरा दिया। यह पूरी तरह से अकल्पनीय है। यह सोचकर भीड़ और भी हैरान रह गई। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने एओ चाओजोंग को पहले ही हरा दिया। क्या यह और भी भयानक नहीं होगा अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे? वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये ज़िवेन कितना अत्याचारी होगा यदि वह अपने सभी साधनों का उपयोग करेगा।
यह वास्तव में वह है। तू वुडी मूल रूप से बहुत उदास थे, अंत में इसे रोक पाने में सक्षम नहीं होने का पछतावा था। वह इसे बर्बाद करने के तरीकों के बारे में भी सोच रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंत में जो डेडली स्कॉलर जीता वह वास्तव में वेश में येज़िवेन था। मैंने कहा कि वह वास्तव में अजीब था, बहुत अजीब, जैसा मैंने उम्मीद की थी। तो वुडी ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। उसे अभी अभी बहुत अजीब लगा क्योंकि वाक्य बहुत सहज था। उसके शब्द वास्तव में वही थे जो येज़िवेन ने अनायास ही उसके मन में भर दिए थे। लेकिन इतने सालों तक उसे न देखने के बाद वह और भी मजबूत हो गया है, जैसा कि एक राक्षस से उम्मीद की जाती है। तो वुडी ने कहा। हालांकि येज़िवेन हमेशा उससे ईर्ष्या करती थी, वास्तव में वह येज़िवेन द्वारा गुप्त रूप से चौंक गया था। वह बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। एक सामान्य मानव के लिए इस मुकाम तक पहुंचना असंभव था, खासकर इतने कम समय में। उनकी विरासत के साथ उन्हें केवल एक राक्षस के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अरे, अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके बारे में बहुत पहले पता होना चाहिए था। तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? ये वुडी ने कुनपेंग को अपने बगल में देखा। उस समय कुनपेंग पहले से ही एक मानव की ऊंचाई तक रूपांतरित हो चुका था, लेकिन वह अभी भी अपने मूल रूप में था। अगर वह नहीं चाहता कि मैं यह कहूं तो मैं भी नहीं कहूंगा, कुनपेंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसने ये वुडी को पहचान लिया, नहीं तो आम आदमी उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक अच्छा शो होने जा रहा है। फैंग नांटियन जानता है कि उसे फिर से मूर्ख बनाया गया है, मुझे डर है कि वह फट जाएगा। हा हा हा, ये वुडी जोर से हंसा जैसे वह कोई चुटकुला देखने जा रहा हो। उस वक्त सिर्फ ये वुडी ही नहीं बल्कि सभी को इस बात का एहसास हुआ। यदि यह केवल डेडली स्कॉलर होता तो शायद फैंग नांटियन इसे स्वीकार करने में प्रसन्न होते। लेकिन येज़िवेन के बारे में क्या? येज़िवेन, जो उनके खिलाफ कई बार लड़े थे, शायद उनकी उन लोगों की सूची में नहीं थे जिन्हें वे स्वीकार करेंगे। इसके अलावा इस बार उसे येज़िवेन ने सबके सामने बेवकूफ बनाया था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि घातक विद्वान वास्तव में येज़िवेन था। कोई सोच सकता है कि उसने इसे कितनी अच्छी तरह छुपाया था। हर किसी ने फैंग नांटियन को देखा, जिसमें येज़िवेन भी शामिल था, जो दूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर था। वे सभी फैंग नांटियन के रवैये का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पहल उनके हाथ में नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने अपनी शक्तिहीनता को गहराई से महसूस किया। यदि वह पहले से ही राजा स्तर का विशेषज्ञ होता तो वह सीधे हुआ मेघान को दूर ले जा सकता था। हम्फ, विजेता हिडन वैली की येज़िवेन है। शून्य से फैंग नांटियन की आवाज आई। कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फैंग नांटियन सबके सामने अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे, अन्यथा प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की बात करने के लिए कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। विशेष रूप से फीनिक्स कबीले के नए कबीले के नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भारी झटका लगेगा। हालांकि उसने येज़िवेन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे येज़िवेन को स्वीकार किया। इसने कई लोगों को हैरान भी किया। प्राचीन फीनिक्स दायरे के कई बड़े शॉट भी फैंग नांटियन को आश्चर्य में देख रहे थे। हर कोई जानता था कि वह पहले येज़िवेन का विरोध करने में कितना दृढ़ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा के लिए समझौता करने और येज़िवेन को स्वीकार करने जा रहा था? फैंग नांटियन खड़े हुए, घूमे और शून्य की गहराई की ओर चल पड़े। हालांकि वह मेरे दिमाग में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि वह इतनी दूर आ गया है, उसे मौका देने में क्या गलत है? सिंहासनों पर कई बड़े शॉट एक दूसरे को निराशा में देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समझ गए थे कि फैंग नांटियन को येज़िवेन बहुत पसंद नहीं था। हालांकि उसने पहले ही अपने दिल में अपनी प्रारंभिक राय बदल दी थी। शायद येज़िवेन का स्वर्गीय फीनिक्स लड़की का पति बनना प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उसके पूरी तरह से गायब होने वाले सिलहूट को देखते हुए एक बड़े शॉट ने धीरे से कहा, हालांकि मुझे उसकी दबंग शैली पसंद नहीं है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह शायद प्राचीन फीनिक्स दायरे की रक्षा के लिए एक और तरीका इस्तेमाल कर रहा है। कई बड़े शॉट्स मदद नहीं कर सके, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से सिर हिलाया। फैंग नांटियन फीनिक्स किंग से अलग थे, जिन्हें हर कोई प्यार और सम्मान देता था। फैंग नांटियन के काम करने का तरीका दबंग था। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। एक ने दूसरों को जीतने के लिए सद्गुण का प्रयोग किया, जबकि दूसरे ने बल का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए किया। उनकी दो पूरी तरह से अलग शैलियां थीं। प्राचीन फीनिक्स दायरे में कई लोगों की फैंग नांटियन के काम करने के तरीके के बारे में अलग अलग राय थी। वे बहुत आश्वस्त नहीं थे। अब भी कई लोगों को उसके तरीके मंजूर नहीं थे। हालांकि वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन स्वीकार करते थे कि उसके स्वार्थी इरादे हो सकते हैं। हालांकि वह इस प्राचीन जाति की रक्षा के लिए अपने स्वयं के तरीकों का भी उपयोग कर रहा था, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस समय बाहर के सभी लोगों ने फैंग नांटियन को व्यक्तिगत रूप से येज़िवेन की पहचान स्वीकार करते हुए सुना। सब कुछ इतनी आसानी से चला गया था। यह सबकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था।
पहले तो सभी ने सोचा था कि उन्हें टकराव से गुजरना होगा। हालांकि उन्होंने फैंग नांटियन से इतनी आसानी से हार मान लेने की उम्मीद नहीं की थी। फैंग नांटियन ने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली, ये जिवेन भी कुछ हैरान थी। उसने बुदबुदाया, लेकिन यह आखिरकार खत्म हो गया है, चाहे कुछ भी हो। मिंग हान, मैं तुम्हें खोजने आया हूँ।